من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कमेटी के तमाम अरकान और महकमे के जो लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हम दी पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन बिल को टेकअप करेंगे और महकमा इस सिलसिले में एक प्रेजेंटेशन तैयार करके लाया हुआ। मेरी दरख्वास्त होगी तमाम अरकान से कि हम इनकी प्रेजेंटेशन पहले देख लें, उसके बाद जो भी आपके ज़हन में सवालात हों या जो भी सिफारिशात आप बिल के हवाले से देना चाहें वो फिर हम एक एक करके ले लेंगे। शुरू कीजिए जी। थैंक यू वेरी मच सर। एक बड़ी शॉर्ट और क्रिस्प सी प्रेजेंटेशन है जी। डॉक्टर साहब माज़रत कता कलामी की, अगर आप तारुफ करवा दें तमाम अपने टीम मेंबर्स का पहले। जी बिल्कुल। माय नेम इज़ डॉक्टर नईम रऊफ़, आई एम सेक्रेटरी एनर्जी गवर्नमेंट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्दुल रहमान, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। मैं नईम खान, डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट सर। मोहम्मद नादिर, एडिशनल डायरेक्टर लॉ डिपार्टमेंट सर। शुरू कीजिए जी। जी सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये बेसिकली लेजिस्लेशन, इसको फुल स्क्रीन कर बड़ा करो इसे। लेजिस्लेशन के लिए सर जो हमने जो केस पुटअप किया है फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी, इसमें सर थोड़ा सा मैं आपके 2 मिनट चाहूँगा हाउस के मैं थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूँ कि एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन क्या चीज़ है। एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन से सर मुराद ये है कि जो भी बिजली और तवानाई जो भी हम पाकिस्तान में बना रहे हैं उसका इस बेहतर तरीके से उसका इस्तेमाल हो सके, क्योंकि जो डिमांड हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रही है, जिसके लिए हमें बहुत महंगे पावर प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, जिनमें से अक्सरियत जो है वो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलते हैं। और आप सब हमारे से बेहतर जानते हैं कि इम्पोर्टेड फ्यूल की वजह से हमारा जो इम्पोर्ट बिल है बड़ा बुरी तरह डिस्टर्ब है। तो एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन में वो तमाम एक्टिविटीज़ आती हैं जिससे एनर्जी और तवानाई को बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके, ताकि नए पावर प्लांट्स लगाने के बजाय अगर एनर्जी को बेहतर तरीके से बचा के और समझदार तरीके से यूज़ किया जा सके तो उससे बहुत कम कॉस्ट से हम उन पावर प्लांट्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट है जनरेशन की साइड के ऊपर, उससे हम बच सकते हैं। इस सिलसिले में सर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने 2015-16 में एक PC1 के तहत एक इदारा बनाया था, पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी, और ये एक प्रोग्राम के तहत इसको चलाया गया PC1 मोड के अंदर, जिसमें एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ PC1 में बताई गई थी। वो डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ओवर द ईयर्स हम करते रहे। उसी PC1 में ये भी डायरेक्शंस थी कि इसको क्योंकि ये एक परमानेंट नौयत का काम है और सारी दुनिया जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ तो पिछले 20 साल से, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ पिछले 10-15 साल से एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं।
इस हमारे जो हमसाया ममालिक हैं साउथ एशियन, वो भी इस पर्टिकुलर सेक्टर में हमारे से कुछ 10 साल हमसे आगे हैं, और उन लोगों ने बहुत इन्वेस्टमेंट्स भी की हैं और रिजल्टेंटली बहुत बड़ी सेविंग्स भी की हैं एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के लिए। ये सर फिर इसी तरह 2016 में फेडरल गवर्नमेंट की एक लेजिस्लेशन आई, नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट 2016। उसमें इस सेक्टर को पहली दफ़ा पाकिस्तान में उस पहली लेजिस्लेशन थी और इस सेक्टर को बाकायदा मेन स्ट्रीम में शामिल किया गया। उसी नीका एक्ट जो फेडरल गवर्नमेंट का है, उसी में ये प्रोविज़न भी आई कि तमाम प्रोविंसेस जो हैं वो एक डेजिग्नेटेड एजेंसी अपने मुतल्लिका सूबों में बनाएंगे, जो नीका एक्ट के तहत नीका के साथ मिल के जो एक फेडरल अथॉरिटी है, सूबों में एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन के ऊपर काम करेंगे। हम क्योंकि ऑलरेडी इन प्लेस थे PC1 मोड में, तो हमने उनके साथ काम किया है पिछले 6-8 सालों में। मीनवाइल सिंध ने लेजिस्लेशन के थ्रू कैबिनेट की अप्रूवल के बाद सीका अपनी एक एजेंसी क्रिएट की है। इसी तरह बलूचिस्तान ने बीका जो है वो क्रिएट की है। ये सर थोड़ी सी बैकग्राउंड थी ताकि आपको थोड़ा सा मैं समझा सकूं कि इस बिल का मकसद क्या है। एक और चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि पिछले 8 सालों में इस इदारे ने जो डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़ इसको PC1 में कहे गए थे, वो एग्जीक्यूट करके तकरीबन 6 अरब रुपए सरकार के जो है डिफरेंट जो एनर्जी से मुतल्लिका जो बिल्स हैं उसमें कमी की। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का सर सालाना बिल तकरीबन 100 अरब रुपए का है, सॉरी 1 लाख कनेक्शंस हैं और तकरीबन 75 अरब रुपए का बिल है 1 साल का गवर्नमेंट पंजाब का बिजली का। उसमें से तकरीबन 6 अरब रुपए हमने सालाना बचत कर रहे हैं जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के साथ है। अब सर मैं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन जो हमने बनाई है इस पे सर आपकी तवज्जो चाहूँगा। जैसे सर मैंने अर्ज़ किया कि ये PC1 के तहत एक इदारा है और ये एनर्जी की, इसको हम डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट कहते हैं, ताकि जो एनर्जी की डिमांड है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जा सके, ताकि मज़ीद हमें जनरेशन साइड के ऊपर जो एक बहुत एक्सपेंसिव जिसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में उन चीज़ों से हम बचा जा सके। नीका एक्ट 2016 में आया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नीका एक्ट के तहत पीका को डेजिग्नेटेड एजेंसी डिक्लेयर किया, जो नीका के साथ मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। आगे क्योंकि सर ये इदारा भी PC1 के तहत चल रहा है, तो प्रोविंस में हमारे पास कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें बहुत सारे हम मामलात जिसके तहत देख सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी हमने अभी तक एक्टिविटीज़ की हैं वो तमाम एक्टिविटीज़ डिफाइंड थी PC1 के अंदर। PC1 के अंदर आप जानते हैं कि उन एक्टिविटीज़ के अलावा मज़ीद कोई एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती, जबकि इस पर्टिकुलर सेक्टर का स्कोप जो है वो बहुत बड़ा है और उसके लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है इन प्लेस होना बहुत ज़रूरी है। 2 एग्ज़ाम्पल्स मैं आपको इसमें देना चाहूँगा। एक सर आपके नॉलेज में है कि पाकिस्तान में जो बिल्डिंग्स जो हमारी बनती हैं, वो बिल्डिंग्स जो हमारे आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर्स जो लोग हैं, जो भी बिल्डिंग्स बनती हैं, वो घर हैं, प्राइवेट हैं, कमर्शियल सेक्टर में है, उस बिल्डिंग को बनाते वक्त इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि इस बिल्डिंग की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, इस बिल्डिंग को चलाने के लिए एनर्जी की कॉस्ट क्या होगी। इस सिलसिले में इसमें जो इंटरनेशनल टर्म यूज़ होती है उसको हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स कहते हैं। उन बिल्डिंग कोड से उसी इमारत की 30 to 40%, 30 से 40% जो है वो तवानाई की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम हो जाती हैं। आगे आ जाए। बाकी सर इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, ज़ाहिर है हम जहाँ तक पहुँचे हैं, पहले इसकी अप्रूवल दी SCCLB ने, लॉ वाले यहाँ बैठे हुए हैं, फिर इसकी इन प्रिंसिपल अप्रूवल कैबिनेट ने दी,
फिर लॉ ने बिल तैयार किया और उसको वेट किया और उस बिल की फिर अप्रूवल कैबिनेट ने दी। आगे आ जाए। ये सर इसके सेलिएंट फीचर्स हैं, बिल्कुल हमने इसको ब्रीफ से यहाँ पे जिक्र किया है। एक तो सर ये स्टैचुटरी बॉडी होगी कॉलम 4 रूल्स ऑफ बिजनेस में, जिस तरह तमाम स्टैचुटरी बॉडीज़ होती हैं। इसका नाम पंजाब एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एजेंसी होगा और इसमें डिफरेंट बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो भी हम आपको आगे जिक्र करते हैं। आगे आइए पीछे। ये सर एजेंसी इस सेक्टर में रेगुलेशंस फ्रेम कर सकेगी, अमेंड कर सकेगी और उनको रिपील कर सकेगी। एनर्जी ऑडिट्स कंडक्ट कर सकेगी। एनर्जी ऑडिट से मुराद ये है कि किसी भी इस्टेब्लिशमेंट का, बिल्डिंग का, इंडस्ट्री का एनर्जी कंजर्वेशन या एनर्जी की उसकी जो यूजेज है उस हवाले से उसका एक सर्वे और फिजिबिलिटी तैयार की जा सके, जिसमें ये चीज़ जो है वो फाइंड आउट की जा सके कि उसमें से एनर्जी और बिजली की बचत किस तरह से हो सकती है। फिर इसके कुछ अवेयरनेस और इंस्टीट्यूशनल मैटर्स हैं जिसमें इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग है। जैसे मैंने बिल्डिंग कोड्स का जिक्र किया था, तो वो बिल्डिंग कोड्स इवेंचुअली जो हम बना चुके हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बाय लॉस में आएंगे और फिर ज़ाहिर है उन इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इस तरह के काम भी इसमें शामिल होंगे। फिर इसमें एक फ़ाइन्स हैं, जो फ़ाइन्स वगैरह जो इस इदारे की डायरेक्शंस को नहीं फॉलो किया जाएगा, एक फ़ाइन का मेकनिज़म है। और इसके अलावा अगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मज़ीद इसको कोई काम देना चाहे। ये सर इसकी इंग्लिश और उर्दू की कॉपीज़ हमने आपके साथ शेयर की हैं। इसको हमने ब्रीफ इसीलिए रखा था ताकि अगर आप इसमें पढ़ के अगर आपके कोई सवालात हों या इस प्रेजेंटेशन में, तो हम उसको सेक्शन वाइज भी डिस्कस कर सकते हैं और फिर आपके सवालात के हम अकॉर्डिंगली जवाबात भी दे सकते हैं। सामने वो निकाल लें, वो भी लगा दें। हाँ जी। ये जो आपकी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन है, इसका लास्ट पेज पे पंजाब इंडोर्समेंट लेबल पे आइएगा ज़रा प्लीज़। इस स्लाइड को ज़रा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। जी सर, स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग का सर एक काम है जो हम इसके तहत करेंगे, जो ऑलरेडी हमने काफ़ी उसके अंदर हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर चुके हैं। स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेबलिंग में सर बुनियादी तौर के ऊपर जो अप्लाइंसेस होती हैं, पाकिस्तान में कोई भी अप्लाइंस जो है उसके स्टैंडर्ड्स मौजूद नहीं हैं कि इस अप्लाइंस को या इस स्पेसिफिकेशन या कैटेगरी के अप्लाइंस को कितनी बिजली यूज़ करनी चाहिए। इस वजह से हम देखते हैं, जब एक मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारे यूपीएस आए थे जब लोड शेडिंग के दौर में, वो यूपीएस इतने इनएफिशिएंट थे कि वो 3 यूनिट लेके बैटरी में 1 यूनिट वो चार्ज करते थे। इस तरह से स्टैंडर्डाइजेशन एंड लेब सर मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ सर। आपको याद होगा लास्ट मीटिंग जब हुई थी तो हमने कहा था कि एनर्जी डिपार्टमेंट कुछ इनिशिएटिव्स ले रहा है। वन ऑफ द इनिशिएटिव्स हमने जो स्टार्ट किया है, जो अभी ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे, अब हम गवर्नमेंट के पास उसको लेके जाएंगे फॉर अ ब्रीफिंग और उसको अप्रूव करवा के उसको रोल आउट कर देंगे, और उसका नाम है सेव अप। सेव अप जिस तरह पूरी दुनिया में एनर्जी स्टार्स मिलते हैं, मुख्तलिफ तरह के, इवन नीका एनर्जी स्टार्स देता है, तो हमने ये कहा था कि हम एक लेबल इंट्रोड्यूस करेंगे बाय द नेम ऑफ सेव अप। उस लेबल में होगा क्या? लेबल में ये होगा कि बहुत सारी मशीनरी और इक्विपमेंट है, लेट्स से वॉशिंग मशीन्स हैं, फैंस हैं, जनरेटर्स हैं, इन्वर्टर्स हैं, लोगों के पास फ्रिजें हैं, टीवी है, वो सारे एक एनर्जी कंज्यूम करते हैं। हम एक स्टैंडर्ड जो हमें लगता है कि वेरी वेरी एफिशिएंट है, उससे ऊपर हम उसको सेव अप का टैग लगाने की इजाज़त देंगे। उससे ये होगा कि वो चीज़ लोगों को ये पता होगी कि अगर ये फ्रिज मैं इस्तेमाल करूँगा या ये मोटर अपने घर लगाऊँगा तो ये मुझे महंगी पड़ेगी इन द लॉन्गर रन, ये लगाऊँगा तो मुझे बहुत सस्ती पड़ेगी, मेरे यूनिट्स कम खर्च होंगे।
उसमें हम उसको एक सेवा का लेबल दे रहे हैं, चाहे वो पंखे हैं, चाहे मोटर्स हैं, चाहे एयर कंडीशनर्स हैं। वो स्कीम अब ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस पे उसका हम एक बना रहे हैं कि किस तरह हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये एक्सरसाइज उस मद में हुई थी कि 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड जो गर्मियों में है वो फैंस पे है। 70% बिजली फैंस पे लगती है। अगर फैंस बंद होते हैं गर्मियों के बाद तो बिजली एकदम नीचे आ जाती है। एयर कंडीशनर का भी कंपोनेंट है लेकिन मेनली फैंस का है। अगर हम एक कमरे के घर से लेट से 63 लाख घर हैं पंजाब में जो एक कमरे के हैं, अगर उनसे उनका बिजली का बिल 550 रुपये आता है, जिसमें से अगर हम उसका फ़ैन एफिशिएंट कर दें तो 275 रुपये महीने की उसको बचाता है, तो उसका बिल जो है वो कम हो जाएगा। और ओवरऑल इम्पैक्ट जो बिजली को के बनाने के लिए हम देते हैं वो तकरीबन 20 अरब रुपए का। सो दिस वाज एन एक्सरसाइज टू एक्चुअली टेल द गवर्नमेंट ऑल्सो कि इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा अगर हम एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाएं। सर ग्लोबली मैं आपको बताऊं कि 1 मेगावाट बनाने पे 4 टाइम ज़्यादा खर्चा आता है बनिस्बत 1 मेगावाट बचाने पे। ये इंटरनेशनल ग्लोबल वो है कि अगर आपने 1 मेगावाट बचाया उसकी निस्बत आप कहते नहीं मैं एक बना लेता हूँ तो 4 गुना ज़्यादा खर्चा आएगा। अब आपको ये अंदाज़ा होगा कि जी हमने बिजली के बहुत सारी लगा ली हैं, हमारे पास सरप्लस भी है, लेकिन अभी तक हम जब ये दोबारा ग्रो करेगी इंडस्ट्री तो 4, 5, 6 साल में दोबारा जब हम अपनी पीक को टच करेंगे तो फिर क्या हम और पावर प्लांट्स लगाएंगे? नहीं। आज से हम ट्रेन करेंगे लोगों को टू स्टार्ट कंजर्विंग इलेक्ट्रिसिटी, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है इतनी बड़ी डिमांड कम मुल्कों में हमारी काफ़ी अच्छी डिमांड है। डॉक्टर साहब इसको कंजर्व करने का क्या तरीकाकार इख्तियार करेंगे आप, ख़ास तौर पे घरों में? जो इंडस्ट्री है उसमें तो इम्प्लीमेंट करना आसान होगा, डोमेस्टिक यूजर्स को आप कैसे ट्रेन करेंगे? सर उनको हम ट्रेन करेंगे कि देखें हमारा जो डोमेस्टिक यूज़र है वो सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और सेन, जिस कहते हैं ना कंज्यूमर, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वो चीज़ लेना चाहता है। आज भी जाएं तो अब बिजली का जो रेट हो गया लोग पूछते हैं अच्छा यार मुझे सस्ती कौन सी कम बिजली यूज़ करती है, बट इस वक्त ही डज़ नॉट नो। सो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ऑल दोज इक्विपमेंट्स जिनको हम स्टार देंगे कि यार ये सेव अप है इफ़ यू यूज़ दिस। अच्छा उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ वो चाह रही हैं कि जी आप इंट्रोड्यूस करें देयर विद अस, बिकॉज उनको पता है कि अगर मुझे सेव अप मिल गया तो मेरी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लोग लेंगे। और जिनको नहीं मिला वो सेव अप लेने के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए वो भी एनर्जी एफिशिएंट होंगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट एन इक्विलिब्रियम इन द एनवायरनमेंट के सारी देखें ना, प्रोडक्शन इज इम्पॉर्टेंट, कंज्यूमर फिर अच्छी प्रोडक्ट लेगा। तो इसके लिए आपको कोई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी? नहीं सर, नई टेक्नोलॉजी नहीं, इसमें हमने स्टैंडर्डाइजेशन करनी है एक्चुअली। और वो हमने जो इवन यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो नीका ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मोटर्स की स्टैंडर्डाइजेशन की है या एसीज की है, वो हमने करके दी थी उन्हें। तो चूंकि हमारे पास ये मैंडेट नहीं था तो हमने उनको सपोर्ट किया, दो दे हैव नॉट बीन एबल टू इवन इम्प्लीमेंट इट फुली। बट अब हम ये चाह रहे हैं कि जी हम अपना सिस्टम बनाएं और अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। और उसकी रीज़न भी सर ये है 70 to 80% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इज़ कंज्यूम्ड बाय पंजाब ओनली। तो वी आर द बिगेस्ट कंज्यूमर्स एंड एनी चेंज इम्पैक्ट्स अस द मोस्ट। तो इसमें जी प्लीज़ कैरी ऑन करें, माइक प्लीज़ ऑन कर लें। आप पूछ लो। मैडम हमने सबके साथ मीटिंग की है एंड ऑल द बिग कंपनीज आर विद अस। फैंस में GFC, रॉयल, पाक फैन सारे हमारे साथ हैं बिकॉज दे नो दिस इज़ द फ्यूचर।
और वो हमने अब तो हम उनसे इस बात पे निगोशिएट कर रहे हैं कि ठीक है हम इसको अब वी आर गोइंग टू एडवर्टाइज इट, तो उसमें आप हमारी क्या असिस्टेंस करेंगे. सो दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स विद अ सेव अप, लेकिन इट माइट टेक अ कपल ऑफ मंथ्स क्योंकि अभी तक हम ये गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं करा सके. बट एज दिस जॉब वाज बीइंग डन बाय पीका, तो वो अपनी परफॉर्मेंस में लेके आए थे कि जी आज चूंकि वो बिल पास हो रहा है तो दे वांटेड टू शो देयर परफॉर्मेंस. डॉक्टर साहब इसमें ये बताएं कि दूसरे सूबों ने आपसे पहले इसमें लेजिस्लेशन कर ली पंजाब से, तो अब तक कितनी सेविंग की है उन सूबों ने? सर दूसरे सूबों की जो एग्जैक्टली मेरा ख्याल है हमसे कम है उनकी, क्योंकि हमारी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है. एक तो उनकी सेविंग कम है, दूसरा सर हमने एक्चुअली वी आर नॉट लेट. वो हम थोड़ा सा ना, मैं आपको बताता हूँ कि ये 2-3 दफ़ा स्टैंडिंग कमेटीज़ में आया, कैबिनेट में आता था तो गवर्नमेंट चली जाती थी. वो पीछे ये एक इशू होता रहा. फिर पहले हमने एक्ट के लिए गए, फिर हमें एडवाइस मिली कि आप रूल्स बनाएं, फिर हम रूल्स के लिए गए, फिर उन्होंने कहा नहीं आप दोबारा एक्ट बनाएं. सो दैट चेंज, बट वी हैव बिन इनटू बिजनेस इवन बिफोर द अदर प्रोविंसेस. इवन नीका was following our footsteps. But my question remains as it is. My question was regarding the performance of other provinces. How much energy or money have those two provinces saved which have already legislated? Sindh and Balochistan. उसमें सर इस तरह है कि सीका और बीका को ना सर वो हमारे पास आते हैं, हम उनको प्रोग्राम्स बना के दे रहे हैं. ठीक. ये इन्होंने सर पिछले 2 सालों में ये लेजिस्लेशन और इदारे बनाए हैं. हम तो क्योंकि सर बेशक PC1 मोड में थे, लेकिन हम 6-7 सालों से एक्टिवली काम कर रहे हैं. तो उनको अब हम जो आपसे जिक्र कर रहे हैं बिल्डिंग कोड्स का और स्टैंडर्ड्स वगैरह का, ये हमने प्रोग्राम्स उनको बना कर दिए हैं और जो उन्होंने अभी शुरू किए हैं. एज सच बाकी सूबों ने इसके ऊपर एक्टिविटीज़ अभी बहुत कम है सर, बिल्कुल वो इनिशियल फेज़ में है. वो भी हमारे से सर प्रोग्राम्स बनवा रहे हैं, हम उनको हेल्प कर रहे हैं. ठीक. हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है सर हमारे पास एग्जैक्टली उनकी सेविंग की फिगर शायद ना हो, वो उन्होंने शेयर नहीं की हमारे साथ. ठीक. अच्छा जी प्लीज़ मैडम अपना माइक प्लीज़ ऑन कर लें. ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग को जो एनर्जी को उन्होंने लगाना है, क्या आपने उनकी जो कैपेसिटी आपने उसको बताया कि कितनी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, उसमें कितनी एनर्जी आप जो है ना वो लगाएंगे? क्या आपने इस बात को बिल में शामिल किया है? मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी आपने कैपेसिटी बिल्डिंग का कहा था कि कैपेसिटी बिल्डिंग जो है, अगर एनर्जी का कोई पावर प्लांट लगाना चाहता है या ऐसा कुछ करना चाहता है गवर्नमेंट, या जो भी करना चाहता है, तो उसके लिए जो बिल्डिंग की आपने कैपेसिटी रखी है, आपने कहा था कि सम टाइम ऐसा होता है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कम है और एनर्जी उसकी ज़्यादा है, तो इसके लिए आपने कोई ऐसा सिस्टम इस बिल में रखा है? मैडम दो डिफरेंट चीज़ें. एक है कैपेसिटी बिल्डिंग जो कि एक्चुअली एम्प्लॉयज़ और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, सो दैट दे नो हाउ टू कंजर्व एनर्जी. दैट्स अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोसेस जिसकी हम बात कर रहे हैं. दूसरा जो बिल्डिंग्स का है वो है ECBC, जिसे हम एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स कहते हैं. जी जी. वो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स में ये है कि हम तमाम बिल्डिंग्स को वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस लीगल एंड रेगुलेटरी चेंजेस इन द लॉज ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड CNW. उसमें हम वो लॉज प्रपोज करने जा रहे हैं कि टू मेक द बिल्डिंग्स मोर एनर्जी एफिशिएंट. वो सिर्फ इसमें ही नहीं है, वो हमने उसको करके कंसल्टेंट रख लिया. अर्बन यूनिट इज़ अ कंसल्टेंट. वो मेरा ख्याल है नेक्स्ट मंथ हमें उसकी पूरी रिपोर्ट दे देंगे. वो फिर हम गवर्नमेंट के साथ शेयर करके तो उनको इम्प्लीमेंट करवाएंगे. वेरी गुड, ये ज़रूरी था. डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जिस्टिंग मैकेनिज़्म क्या है और जो आप प्रपोज कर रहे हैं किस तरह से आप ये एनर्जी कंजर्व करेंगे? मसलन एक तरीका तो ये हो सकता है जो हमारा एग्जिस्टिंग कंजम्पशन पैटर्न्स हैं उनको आप स्विच कर दें किसी नई टेक्नोलॉजी पे या सोलर पे ले जाएं, या कोई और नई जदीद टेक्नोलॉजी आ गई हो जिसके ज़रिए आप एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं. उससे ज़रा प्लीज़ हमें आगाह करें. सर ये इसके ना सर 2 चीज़ें हैं. एक है सर एफिशिएंसी और एक है कंजर्वेशन. एफिशिएंसी सर ये है कि वी इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजीज इन स्टैंडर्ड्स एंड स्पेसिफिकेशंस. फॉर एग्जांपल सर पहले फ्लोरेसेंट बल्ब्स होते थे, अब LEDs आ गई हैं. हम सब जानते हैं कि 100 वाट के बल्ब की जगह
12 वॉट की अब LED जो है उससे सेम लाइट जो है जनरेट होती है। ये सर एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट्स है थ्रू न्यू टेक्नोलॉजीज़। दूसरा सर इसका पहलू है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन ये है कि आप बिहेवियरल चेंजेस को इंश्योर करेंगे थ्रू डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़, कि लोगों को ये चीज़ समझ आए कि अगर हमने यहाँ पे 10 लाइटें चलाई हुई हैं तो अगर हम पर्दे ऊपर कर लें या एक लाइट चला के अपना काम कर लें, दिस इज़ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन है बिजली बचाना, एफिशिएंटली है नई टेक्नोलॉजी के साथ कम बिजली यूज़ करके सेम रिज़ल्ट हासिल करना। तो इस पे कोई आपने पायलट प्रोजेक्ट किया अभी सर जिसकी जिस कोई मिसाल तरह- दे सकते हो? सर मैं आपको बताता हूँ, जिस तरह पहली दफ़ा गवर्नमेंट में आपको पता है इन्वर्टर मशीनें आ रही, इन्वर्टर फ़ैन आ रहे, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन पहली दफ़ा हमने इन्वर्टर फैंस MRS में इंक्लूड कराए। हमने कहा ये लगेंगे ताकि गवर्नमेंट की बिजली बचे। सो वो अब इम्प्लीमेंट हो गया। अब एक आधे साल के बाद हम रेगुलर फ़ैन निकलवाएंगे भी। सो वी आर आहिस्ता आहिस्ता हम एक्चुअली कंजर्वेशन और एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। सो होपफुली हम इसमें जो हमारी सेविंग्स हैं फॉर द गवर्नमेंट, देखें सर पहले तो चूंकि ये एजेंसी अंडर PC1 थी, सो इनका मैंडेट बड़ा लिमिटेड है, जो PC1 में लिखा है वही करना है। पब्लिक के साथ इनकी इंटरेक्शन कोई नहीं थी। अब हम एक्चुअली लोगों के बिहेवियर के लिए उनका बिहेवियरल चेंज कैसे होना और उनको एनर्जी एफिशिएंसी में कैसे मदद देनी है उसको एक्सपैंड करने जा रहे हैं। क्या आप ओपन होंगे कोई पायलट प्रोजेक्ट पंजाब असेंबली के साथ करने के लिए? मसलन जैसे अभी आपके MD साहब ने ये निशानदेही की ये इन पर्दों की, तो मैं भी साथ साथ आपके ब्रेनस्टॉर्म कर रहा हूँ सर कि पंजाब असेंबली में भी हमारे बिल्स, मुझे नहीं अंदाज़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई होंगे क्योंकि सर, यहाँ पे हम- 24 घंटे। सर हम बिल्कुल करेंगे। हम पंजाब असेंबली के लिए एक सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक, वो मैंने अप्रूव कर दिया, वो इसी साल इम्प्लीमेंट होगा। एक हमने प्रोजेक्ट रिट्रोफिटिंग का किया था कि जिसमें सारे पुराने बल्ब ये वो चेंज किए थे। अब एनर्जी एफिशिएंसी में हमने किया, कंजर्वेशन में हम कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। ये देखें ना अभी इसी कमरे में आप देख Yes, लीजिए, मेरा बिल्कुल। ख्याल है कम से कम 2 दर्जन से ज़ायद लाइट्स यहाँ पे चल रही हैं। तो इस कमरे को ही अगर एफिशिएंट बनाना हो तो क्या आप प्रपोज करेंगे, कैसे कर सकते हैं हम? सर ये तो एक तो सर ये इसमें ना सर बिल्डिंग कोड्स जिसका हमने पहले जिक्र किया है, ये जब आप बिल्डिंग डिज़ाइन जब करते हैं, जो हमारे माजरत के साथ जो हमारे आर्किटेक्ट्स हैं और जो सिविल इंजीनियर्स हैं, वो जो पिछले सर 10-15 सालों में बिल्डिंग्स पाकिस्तान में बनी हैं, किसी में भी ये चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा गया कि बिल्डिंग की एनर्जी किस तरह, इसकी कॉस्ट क्या होगी, बिल्डिंग को चलाने के लिए बिल कितना होगा। जी, तो अब एक तो सर सर इसके पायलट बिल्डिंग्स बन रही हैं गवर्नमेंट की, एक इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की अपनी और एक एनर्जी डिपार्टमेंट का, दोनों के अपने सेक्रेटेरिएट जो हैं सर वो बन रहे हैं, जो पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में पहली एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं। वो सर उनको हम सरकार बना के लोगों को दिखाना चाहती है कि ये चीज़ पाकिस्तान में हो सकती है। ये सर दोनों बिल्डिंग्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है, अगले 1 साल के अंदर ये कंप्लीट हो जाएंगी। और इंटरनेशनल जो सर्टिफिकेशंस हैं, जो एफिशिएंट बिल्डिंग्स की लीड सर्टिफिकेशन सर उसको कहते हैं, वो जो हैं वो दोनों बिल्डिंग्स जो है इंशाल्लाह अचीव करेंगी। ये बिल्डिंग्स आप कहाँ पे बना रहे हैं? सर ये बिल्डिंग जेल रोड के ऊपर जो कॉलेज रोड और जेल रोड का कॉर्नर है, जहाँ पे वो CNW की वर्कशॉप होती थी, जी, उस जगह हम बना रहे हैं। आर बिल्डिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेट ज़ीरो बिल्डिंग, विच इज़ एग्जैक्टली नॉट नेट ज़ीरो, लेकिन हम किसी भी नॉर्मल गवर्नमेंट और प्राइवेट किसी भी सिमिलर बिल्डिंग से वी विल बी यूजिंग 70%, 60 to 70% लेस एनर्जी वी विल बी यूजिंग। सो हम उसको टोटली इस तरह फ्रेम कर रहे हैं, एंड वी वांट टू डिस्प्ले टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट कि जी यू कैन कंजर्व एनर्जी बाय एक्चुअली जो है ना फ्रेमिंग एंड प्लानिंग द बिल्डिंग इन सच अ वे। Would you be able to arrange a visit of the committee members to these 2 buildings? सर श्योर, अभी तो वो इट्स इन द ग्राउंड, वो नीचे से निकल रहे हैं, लेकिन मैं तो ये चाहूँगा कि पता नहीं 1.5 साल उसको लगेगा, तो मैं तो आई एम नॉट श्योर आई विल बी देयर और नॉट, बट आई वुड रिक्वेस्ट MD पीका के इनाग्रेशन पे कमेटी को ज़रूर इनवाइट करें। मेरा ख्याल है इस पे हमारी काफ़ी डिस्कशन होगी। किसी के जहन में कोई सवाल हैं तो बताएं, अदरवाइज़ फिर हम बिल को टेकअप करें। साहब इसमें थोड़ी सी ये PC1 हमारा 2015 में बना,
क्या हमने जो बिल्डिंग आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट बिल्डिंग बनती है उसके एक्ट हमारा, उस बिल्डिंग वालों को कोई ऐसी शर्तें शरायत है जो हमारे एनर्जी से वो रब्ता करें, या हमारा डिपार्टमेंट उनसे पूछे कि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, इसके क्या मसले के इफेक्ट्स हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इसके गुड्स इफेक्ट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें मसले कि जब बिल्डिंग इतनी बड़ी बन जाती है, आप आजकल तो हमारे बिल्डिंग का ये सिलसिला बना है कि जो भी हाइट्स बिल्डिंग बनती है वो 15-15, 10-10 बिल्डिंग से कम नहीं होती। उसके अंदर हमारा क्या मसला किरदार है, क्या वो हमारे से बिल्डर जो है मिलते हैं या हम उनसे एक पाबंद करते हैं, ऐसा कोई तरीका करके जो हमसे वो पूछे कि ये डिपार्टमेंट की, ये पंजाब की गवर्नमेंट की ये बिजली है, इसको हमने किस तरह बचत करना है, इसका क्या तरीकाकार है। कोई हमारे से रब्ता करता है या हम किसी से रब्ता करते हैं। जिस तरह मसले के जो बिल पेश करते हैं, कोई इजाज़त लेते हैं कि मैं बिल्डिंग बनाना, ये नक्शा मेरा, ये चीज़ें कोई रब्ता करता है इस तरह कि हमने अपनी एनर्जी बचानी है तो इसमें इस तरह किस तरह करेंगे, ये आपका क्या तरीकाकार है? सर प्रेजेंटली PC1 में प्राइवेट सेक्टर का कोई ताल्लुक नहीं था। ठीक है, दे वर ओनली डूइंग फॉर द गवर्नमेंट, ठीक है। और वो भी गवर्नमेंट जहाँ पे इंस्ट्रक्ट करे कि जी फलानी बिल्डिंग है उसको जाके देख लो, इसकी रेट्रोफिटिंग कर दो, इसका प्रोजेक्ट चला दो, ये तो प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट इन टच। ठीक है। अब हम इस एक्ट के ज़रिए दो काम, एक बिल्डिंग कोड कि जब वो तमाम चेंजेस जो हम करना चाहते हैं, बजाय हम उसको कहें आप ये करो, वो हमें पूछे ये करो, वो हम लॉज में डाल देंगे। जो बिल्डिंग लॉज है ना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सबके, जिनको फॉलो किया जाता है, जिस पे बिल्डिंग अप्रूव होती, उसके अंदर हम इनकॉर्पोरेट करने लगे। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो होपफुली अब हम, और दूसरा हम ऑडिट्स कि हम प्राइवेट सेक्टर, अभी तो चूंकि हम प्राइवेट सेक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते थे, फिर हम एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट करेंगे कि इफ़ यू नीड असिस्टेंस विद अ पेमेंट ऑफ फी, आप बताएं, हम आपके पास एक्सपर्ट्स भेजेंगे, वो आपको पूरा इवैल्यूएट करके दे लेट यू नो। तो ये हमारा जो आज हम बिल पेश करने जा रहे हैं असेंबली के अंदर या कमेटी के अंदर, पहले भी असेंबली में कोई इस तरह का एनर्जी का कोई इस तरह कोई बिल वगैरह या इस तरह की This is the first. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है जी फर्स्ट। तो हमारी ये फर्स्ट टाइम ये सारी इंट्रोड्यूस हो रहा है सारा चीज़ें। जी पहले यानी प्राइवेट सेक्टर में नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में हम खुद अपने तौर पे इंटरवेंशंस करते रहते थे। गवर्नमेंट सेक्टर में तो वो चीज़ें हैं ना कि हम खुद गवर्नमेंट के अंदर है, जी बिल्कुल, हमने अपनी जी बिल्डिंग को बिल्कुल, किस तरह सेव yes, करना है। मसला yes. तो ये कि पब्लिक के अंदर हमने बिल्डिंग को किस तरह सेव करवाना है। ये दिस इज बात द तो ये फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम इवन हम इन्वायरमेंटली भी उसको देख रहे हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन में बहुत सारा रोल थर्मल शीट्स का है। इफ़ यू यूज़ देम तो आप कितनी एनर्जी सेव करते हैं। सो वो हम सारी वो एक्सरसाइज भी करके बिल्डिंग कोड्स में डाल रहे हैं। जिस तरह हमारा आजकल पूरे लाहौर के अंदर स्ट्रीट लाइट का मसला है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कौन सी मसले के आप अपना वो बल्ब वगैरह जो भी है आपने पहले वो बता रहे थे कि अपना LED दे रहे हैं, हमने फ्लिस का बल्ब आ रहा था जो कि 6-6 महीने साल गुजर जाता था, स्ट्रीट लाइट जाती नहीं थी। अब ये हमारा इस तरह का ये सारा तरीकाकार आ गया कि मेरे ख्याल में स्ट्रीट लाइट वाला वर्कर अगर बल्ब लगा के आता है तो कोई हल्की फुल्की हवा आती है तो उसके बाद बल्ब गैप। क्या इसका भी कोई तरीकाकार है जो मसले कि आप किसी को इंट्रोड्यूस कराएं कि ये चीज़ लगाएं, इसका ये सारी क्वालिटी और क्वांटिटी के सर वो जो हम स्टैंडर्डाइजेशन करना चाह रहे हैं वो इसीलिए, देखिए मैं आपको सर एक मज़ेदार बात हूँ जिस पे मैं खुद बहुत ज़्यादा आई एम सरप्राइज्ड। सर आपने सुना होगा ये जो स्विच प्लग होते हैं, जी हाँ, देर इज़ अ यूरोपियन प्लग, देर इज़ अ UK प्लग, देर इज़ एन ऑस्ट्रेलियन प्लग। आपको पता है आपका कौन सा? नन। जिसका जो दिल करता है ले आता है। जिस वजह से आपकी शॉर्ट सर्किटिंग ज़्यादा होती है, आप किसी और स्विच में कोई और चीज़ लगा रहे थे। यू डोंट हैव एनी स्टैंडर्ड्स। इनमें बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फेडरल गवर्नमेंट ने बनाने हैं और हम उनको कह रहे हैं कि जी आप अपना देखें। जिस बंदे ने प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है, अगर वो उनको कह दे कि यार मेरे मुल्क में ये चलता है तुम ये भेजो, वो लगा देंगे। बट हमने कभी काम ही नहीं किया इस पे। दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आजकल अगर आप जाए ना हार रोड पे हमारे साथ ही है जो, वहाँ पे हर दुकानदार ने एक अपना प्रोडक्ट किया हुआ है, अपना स्विच दे रहा है, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? सर यही घर के अंदर वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बंदा कहता है कि जहाँ से मुझे सस्ती चीज़ मिलती है मैं वहाँ पे जाता हूँ। किसी ने मसले कि उसको 2 नंबर तरीके से लगाई हुई मोर स्टैम्प लगाई हुई है। हमें किस तरह जज करेंगे एक मसले के ऊपर जाता है वो किस तरह करेगा ये असल है या नकल है? इसके लिए हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है सर? या एनर्जी हमारी सर दो डिफरेंट चीज़ें देखें। हम ना वी आर नॉट एज एनर्जी कंजर्वेशन एंड एफिशिएंसी एजेंसी वी आर नॉट अ वॉच डॉग
कि हम जाके लोगों को पकड़ना शुरू कर दें। देखें, इससे मेरे नज़दीक एज सेक्रेटरी मुझे लगता है कि मैं तो इन लोगों को वो पावर दे दूंगा जो मैजिस्ट्रियल है, जगह जगह जाके लोगों को तंग करेंगे। नहीं, हम स्टैंडर्ड्स हाई करेंगे, इंस्टेड ऑफ प्यूनिटिव हम इंसेंटिवाइज करेंगे कि लोगों को फिर मैसेज देंगे, these products are good for you, let the people change their behavior। वो हो जाएगा सर इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह ये पीसी बंद मलिक साहब जो बात कहना चाह रहे हैं ना, वो क्वालिटी एश्योरेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने जैसे खुद भी जिक्र किया कि मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं एक ही काम के लिए, तो उसमें जो आप कह रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन तो हो जाएगी, लेकिन बात फिर वहीं पे आएगी जब तक आप इंपोर्ट स्टेज पे उसको नहीं कंट्रोल करेंगे तब तक तो मार्केट में एक प्रोडक्ट सस्ती मिल रही है, और ये इतनी निग्लिजिबल होती है चीज़ कि घर की कंस्ट्रक्शन में इसकी कॉस्ट बहुत निग्लिजिबल होती है, तो बंदा इस पर इतनी तवज्जो नहीं दे रहा होता, ये ठेकेदार खुद ही अपनी मर्ज़ी से ला के लगा देते हैं। उस हवाले से जो आपने बात की ना वॉचडॉग वाला जो आपका रोल है, वो भी शायद किसी स्टेज पे जाके एट लेटर स्टेज आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसीलिए वो थोड़ा सा फाइन का एक थ्रेड भी रखा है, और दूसरा हमने अपनी लैब्स भी बना रहे हैं साथ साथ कि हमें को रेफ़र करता है, वी गेट देम चेक। तीसरा, ओवरऑल इन चीज़ों के लिए स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो हम बनाना चाहते हैं ताकि सबको पता हो कि यार ये स्टैंडर्ड है, इससे नीचे इट्स नॉट अलाउड। आपके मेंबर्स के कोई और सवालात? जी डॉक्टर साहब, लास्ट मीटिंग में बात हुई थी, ये सारी जो बातें हुई हैं ये हुई हैं बिजली के मुतल्लिक़ा, सेविंग वगैरह जो भी आपने बातें की हैं। इस एजेंसी के क़याम से क्या कोई गैस का जो मसाइल थे, जो लास्ट मीटिंग में सारे मेंबरान ने एक अपनी तजावीज़ पेश की थी कि जो गैस के मसले हैं, क्या जो गैस के मसले हैं वो भी इस एजेंसी में उनका कोई रोल है, वो जो आप उस पर काम कर रहे हैं, जैसे आपने ग्वाला कॉलोनी में काम शुरू किया था, वो उसका एक जो है फेस आपने मुकम्मल किया, दूसरे को करने जा रहे थे, फिर तीसरा होना था, वो बड़ी अच्छी चीज़ें थी धातुओं के लिए, तो गैस पे भी काम करना चाह रहे हैं कोई, या इसमें है उसका कोई रोल जी एजेंसी? सर थैंक यू सर, वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि हम ना, एक तो हमारा ऑलरेडी गुजर कॉलोनी में स्टार्ट है, उसको हम डबल करने जा रहे हैं जो जून में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर हम हर डिविजनल हेडक्वार्टर पे एक लेके आ रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारे पास अब प्राइवेट सेक्टर से लोग आ रहे हैं, जिस तरह सुजुकी पाकिस्तान आया था, दे वांटेड टू हैव देयर बायोगैस प्लांट, सफ़ायर वांटेड टू हैव देयर बायोगैस प्लांट, सो बहुत सारे, वो सीइंग इज़ बिलीविंग, हमने एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट लगाया, उनको पता लगा कि जी इससे फ़ायदा भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी है, बट दैट इज़ सेपरेट एनर्जी ऑफ एनर्जी, माई डिपार्टमेंट पीका का उसमें रोल नहीं है, वो एक सेपरेट है जिसको हम उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब जी तमाम अरकान की इजाज़त से मैं चाहूँगा कि हम बिल को टेकअप कर लें, इजाज़त है जी? सर मैं इस बिल को आज सुबह ही मैंने पढ़ा है, तो बजाय इसके कि हम क्लॉज बाय क्लॉज जाएं जिस पे बहुत ज़्यादा हमारा वक्त लग जाएगा, कुछ सेलिएंट फीचर्स हैं जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, अगर आप इजाज़त दें अरकान तो उन्हीं को टेकअप कर लेते हैं, या अगर आपके जहन में कोई बात हो स्पेसिफिक तो उसको आप बता दें, हाईलाइट कर दें यहाँ पे। बिल के हवाले से कोई तरमीम आप चाहते हो? इसमें जी क्लॉज 4 पे प्लीज़ आइएगा, कॉम्पोजिशन एंड मीटिंग्स ऑफ द एजेंसी। इसमें सबसे पहले तो जो हम हर मुजवज़ा बिल में एक चीज़ पॉइंट आउट करते हैं कि हमारे जो असेंबली के अरकान हैं इनकी नुमाइंदगी नहीं होती, तो उसी तरह से इस बिल में भी हमारे असेंबली के अरकान की नुमाइंदगी ज़ीरो है। तो मैं बाकी अरकान की मशावरत से चाहूँगा कि इसमें हमारे असेंबली के अरकान को शामिल किया जाए। इस पे आप बता दीजिए डॉक्टर साहब, पहले तो शामिल क्यों नहीं किया गया? एक तो आपके ना तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को शामिल किया गया, ना मिनिस्टर कंसर्न को किया गया, ये काइंडली ज़रा बता दीजिए। सर मिनिस्टर कंसर्न इज़ द चीफ मिनिस्टर, तो दैट्स वाई उनको नहीं था। और दूसरा सर हमें कोई इतराज़ नहीं है, बट आपको पता है लास्ट टाइम वो सुप्रीम कोर्ट में एक
हेयरिंग हुई थी जिसमें उन्होंने कहा कि जी तमाम पब्लिक जिस तरह ये एंटिटीज़ हैं उनमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं होने चाहिए, और वो फिर सारे निकाले, वो हमने कई कंपनियों से निकाल दिए। तो फिर उस पेश नज़र हमने ये इसमें कौन सी जजमेंट का आप जिक्र कर रहे हैं? ये साकिब निसार साहब वाली थी। क्यों नहीं सर? पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की जो जजमेंट थी सर, ये कैसे हो सकता है? मतलब ये तो एक लिखी पड़ी और सेटल्ड प्रिंसिपल है कि जी सर है, असेंबली का ओवरसाइट का एक रोल है। जी सर है और अथॉरिटी। ये दूसरा सुप्रीम कोर्ट ऐसी जजमेंट कैसे दे सकता है? ये तो मेरी समझ से बाहर है। कंपनीज रेफरेंस केस था सर, कंपनीज वाले में था। कंपनीज के केस। दिस इज नॉट अ कंपनी आई बिलीव। और दूसरा जो टू कंपनीज जजमेंट नीका था, उन्होंने भी, चूंकि ये हम नीका के अंडर बना रहे थे, नीका ने भी कोई फेडरल यानी रिप्रेजेंटेटिव नहीं डाला था, तो यूसी में है। बाकी इट्स अप टू द कमेटी जी, हमें उसमें एतराज़ तो कोई नहीं। ये चूँकि एक इस तरह की है एजेंसी जिसमें चेयरपर्सन जो है वो सेक्रेटरी हैं, तो अगर तो इसमें मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते फिर तो मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन। अब बिलो दी सेक्रेटरी अगर मेंबरशिप बनाई जाए मेंबर्स की तो वो इसमें सर करें। इसमें जी मैं चाहूँगा कि हम इसको अमेंड करें, ये कॉम्पोजिशन को। पहले नंबर पे तो इसमें पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एक्स ऑफिशियो मेंबर बना दें आप। कोई एतराज़ तो नहीं है इसको, इस पे डिपार्टमेंट को? जी सर, इसमें मैं इस ऑनरेबल कमेटी को असिस्ट ये करना चाहूँगा। जो पार्लियामानी सेक्रेटरी है उसके हवाले से रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब 2011 वेरी क्लियर है, क्योंकि उसके अंदर ये क्लियरली लिखा हुआ है कि पार्लियामानी सेक्रेटरी का एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट या उसके एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस में कोई रोल नहीं होगा। ये क्लियरली उसके अंदर लिखा हुआ ठीक है। तो इसका मतलब फिर ये हो जाएगा अगर उनको इसमें शामिल करेंगे तो वो इस एजेंसी के एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में और डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उसका एक रोल आ जाएगा, तो वो रूल्स ऑफ बिजनेस की कहीं वायोलेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आप और ऐसे दूसरा कीजिए ना, सर फिर मैं इसमें एक और चीज़ भी जनाब इस ऑनरेबल कमेटी के असिस्टेंस के लिए, ये जो एजेंसी बन रही है बेसिकली ये इंडिपेंडेंटली नहीं बन रही है, ये बेसिकली ऑफ शूट है उस 2016 के एक्ट का। ठीक है। ये एक कंप्लायंस बॉडी है जो फेडरल गवर्नमेंट की एजेंसी अथॉरिटी बनी हुई है, उसने जो काम करने हैं और सूबे के अंदर उसकी एग्जीक्यूशन होनी है वो ऑलरेडी डेजिग्नेटेड भी ये हैं, और उसी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने के लिए ये इनेक्टमेंट लाई जा रही है, तो ये कनेक्टेड है उसके साथ। तो इसकी वजह ये भी है, इस वजह से इसकी कंपोजिशन को सिंपल रखा गया है क्योंकि इसने एग्जीक्यूशन करनी है। नेशनल एजेंसी के जो चेयरपर्सन वो कौन है? मैं बताता हूँ, वो फेडरल मिनिस्टर फॉर डिवीजन टू विच सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस एक्ट। तो वहाँ पे आ गई ना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, तो फिर मेरे ख्याल यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप अपने मिनिस्टर कंसर्न का नाम यहाँ पे लिख दें, वो जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर अपना इख्तियार डेलीगेट कर सकती हैं किसी भी दूसरे मेंबर को, वो वाइस चेयर बन जाएं या वो डेलीगेट करके उनको चेयरपर्सन ही नॉमिनेट कर दें। इसको अगर लिखना भी है तो फिर सिंपली मिनिस्टर फॉर एनर्जी ही लिखा जाए, जाहिर क्योंकि बात अगर वो है। नहीं भी होगा तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत चूंकि चीफ मिनिस्टर हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो हो जाए। वो खुद ही किसी को नॉमिनेट कर देंगे, या वो खुद चेयर करना चाहें तो खुद करें। तो मिनिस्टर को अगर चेयरपर्सन बनाया जाए, मिनिस्टर एनर्जी को, उस पर तो डिपार्टमेंट को या लॉ डिपार्टमेंट को कोई इशू नहीं है, तो ठीक है। उसके बाद ये इसमें ऐड कर दें एक चीज़, पहली जो क्लॉज है 4A, इससे पहले आ जाएगा मिनिस्टर कंसर्न और उसके सामने आ जाएगा चेयरपर्सन। ये सारी क्लासेस फिर री नंबर हो लाजमी तौर पे री नंबर होंगे। चेयरपर्सन जो है इनका क्या डेजिग्नेशन हो जाएगा? वाइस होंगे या क्या? वाइस चेयर बना दें जी। दूसरा सर, मिनिस्टर कंसर्न और एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर कर लें। फॉर एनर्जी लिखे, हाँ, जिसे भी रोल दिया सीएम की तरफ से दे दिया जाएगा वही होंगे। अगर नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं है मिनिस्टर एनर्जी नहीं है, वो तो सीएम के पास ही है ना सर उधर। तो देखिए तो इसमें ऐसे होगा, चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, तो उन्होंने किसी ना किसी को तो अपने इख्तियार डेलीगेट किए होंगे, किसी दूसरे मिनिस्टर को एडिशनल चार्ज दिया होगा, या वो अपनी जगह पे कोई और बंदा नॉमिनेट करते होंगे, तो कोई तो प्रैक्टिस होगी इस तरह से। पे नॉमिनेशन का लिख देते हैं ना सर, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। जी लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। ये आप वेट करवा लीजिएगा ना कमेटी से एक दफ़ा, जो भी आप अमेंडमेंट प्रपोज करते हैं इसमें। हम तो चाह रहे हैं, हम आपको जनरल गाइडलाइन दे रहे हैं, उसकी जो लैंग्वेज है वो आप ड्राफ्ट करके हमें दे दीजिएगा। नहीं, ये इसको ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिए कि जी। जो नईम खान साहब ने कहा है वो ये है
कि मिनिस्टर एनर्जी चेयरपर्सन होंगे, लेकिन उसके साथ लिखा जाए मिनिस्टर एनर्जी आर हिज नामिनी। इन केस के मिनिस्टर एनर्जी खुद नहीं, जिस तरह अभी की सिचुएशन है वो चीफ मिनिस्टर साहबा के पास चार्ज चला जाता है, तो वो अपने किसी नामिनी को उसका चेयरपर्सन बना। नहीं, मिनिस्टर एनर्जी और हिज नॉमिनी का मतलब है कि मिनिस्टर एनर्जी जिसे नॉमिनेट कर दें। जी, केस के मिनिस्ट्री एनर्जी की किसी के पास नहीं है, तो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत तो चीफ मिनिस्टर ही मिनिस्टर हो गए ना, तो वो फिर किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, मीटिंग इसकी कन्वीन हो जाएगी। नहीं, इसमें नॉमिनी का भी क्राइटेरिया होना चाहिए ना। अब ये तो नहीं है कि मिनिस्टर एनर्जी जो किसी को भी नॉमिनेट कर देंगे, चाहे वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या कोई हो, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। कोई क्राइटेरिया तो इसका होना चाहिए का ना। लफ्ज़ डाल दें, इलेक्टेड नॉमिनी। मेरा ख्याल है मिनिस्टर फॉर एनर्जी काफ़ी है। और इसमें ये मैं एक बात आपकी गोश गुजार करता हूँ, इसमें हम आगे जो अमेंडमेंट दूसरी प्रपोज करने जा रहे हैं ना, वो ये है मेंबर्स डाले जाएंगे, वो तो डाले जाएंगे, तो उनमें से ही कोई हो। और आपके जो प्रिविलेजेस एक्ट है उसमें आपके साथ शेयर करते हैं, डीजी साहब इसकी ड्राफ्ट करके दे देते हैं आपको। तुसी ड्राफ्ट कर लो ना, ड्राफ्ट करके डिपार्टमेंट वाले जो दोस्त हैं, ये डीजी साहब के साथ आप कंसल्ट कर लीजिएगा इसकी लैंग्वेज की हद तक। अगला जी, इसमें मेंबर ऑफ असेंबली आपने कोई नहीं डाले हुए। और एक चीज़ और मैं तजवीज़ करना चाहूँगा, आपकी अभी प्रेजेंटेशन के दौरान मेरे ज़हन में आई, आपने सेक्रेटरी हाउसिंग को इसमें नहीं डाला, क्योंकि बड़ा मेजर कंपोनेंट है आपकी इस लेजिस्लेशन का जो डील करता है सेक्रेटरी हाउसिंग के काम से। जैसे आप बिल्डिंग कोड की बात कर रहे थे, तो मैं ये तजवीज़ करूँगा कि आप सेक्रेटरी हाउसिंग को भी इसका मेंबर बनाएं। आपकी क्या राय है इस बारे में? सर, हाउसिंग से हाउसिंग जो है वो भी हाउसिंग डील करता है विद द गवर्नमेंट हाउसिंग। जो प्राइवेट हाउसिंग है उसको तो वो डील नहीं करते, उसको डील करती हैं ये जो आपकी बिल्डिंग अथॉरिटीज़ है। और बिल्डिंग अथॉरिटीज़ जो है उनके कानून में हम चेंज कर रहे हैं, सो वो उनका कोई सच रोल होगा नहीं इसमें। तो बिल्डिंग अथॉरिटीज़ के कानून को तो आप चेंज कर रहे हैं जी, लेकिन क्या उनको ऑन बोर्ड लिए MRS से बगैर, हम चेंज जी उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर इस एजेंसी में आप कैसे वो इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं सर, वो इस एजेंसी में नहीं, वो इस एजेंसी के तहत नहीं है। वो हमारा ECBC का एक अलहदा प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, उनके पास चले भी गए हैं, उनके कमेंट्स भी आ गए हैं, अब उनके साथ स्टेक होल्डर मीटिंग्स हो रही हैं, वो एक अलहदा प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। और लॉ डिपार्टमेंट ये भी बता दे कि जी एक तो होती हैं अथॉरिटीज़, ये है एक एजेंसी। तो अथॉरिटीज़ में तो CM भी चेयरपर्सन होते हैं, मिनिस्टर भी होते हैं। क्या एजेंसीज़ में भी इस तरह होता है सेटअप कि हम किसी चीफ मिनिस्टर को या मिनिस्टर को उसका हेड बना दें? ये भी देखें ना, ये हमें उनके पोर्टफोलियो का भी तो थोड़ा सा ख्याल रखना है ना कि एक एजेंसी, मेरा ख्याल है एक छोटा वेन्यू है, छोटा इदारा है। मैंने वो इसीलिए अर्ज किया ये था कि ज़रा देख लें बेसिकली सर, आप भी देख लें कि एक अथॉरिटी का चेयरपर्सन बना देना तो ठीक है, मिनिस्टर को, CM को, लेकिन एक एजेंसी जो है ये तो एक एग्जीक्यूटिंग बॉडी टाइप है। तो इसमें इतने बड़े हम पोर्टफोलियोज़ को भी हेड उनके शान है या नहीं, ये भी ज़रा देखनी चाहिए सर। ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें आप इसका डिफरेंस अथॉरिटी और एजेंसी का, पावर्स में क्या और फंक्शंस में क्या फ़र्क है? सर, इसमें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया था कि बेसिकली ये 2016 का जो एक्ट है उसके तहत बनी हुई अथॉरिटी, उसके फंक्शंस को सूबे में एग्जीक्यूट करने के लिए ये एजेंसी डेजिग्नेटेड थी और अब इनेक्टमेंट के ज़रिए ये डेजिग्नेट हो रही है। इसका लेवल बेसिकली जो खालिद साहब ने भी फरमाया वो यही है, क्योंकि अथॉरिटी का एक वाइडर स्कोप होता है, उसकी वाइडर पावर्स होती हैं। अब इसके एक्ट को, बिल को देखें तो एजेंसी की इतनी वाइडर पावर्स नहीं है, ये बड़ी लिमिटेड है और एग्जीक्यूटिंग मोड है इसका कि इस जो फेडरल की अथॉरिटी है उसने बिल्डिंग कोड देने हैं, उसने जो कुछ कहना है इसने सूबे में उसको एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए इसकी सिंपलिसिटी रखी गई थी, क्योंकि ये जस्ट एग्जीक्यूटिंग बॉडी है। इसके आप फंक्शन में भी आप चले जाएं तो देखें बहुत लिमिटेड हैं। तो इसलिए बेहतर तो यही होगा कि जो स्कीम दी हुई थी वो बड़ी प्री थॉट थी, उसी को ही रहने दिया जाए, बाकी जो जनाब की मर्ज़ी है। लेकिन इसका ये एक और बात भी मैं असिस्ट करता जाऊं कि इसको भी ऑटोनॉमी का दर्जा दिया हुआ, ये भी कॉरपोरेट बॉडी है जी है, लेकिन ये है कि इसके फंक्शंस वो वाइडर स्कोप नहीं है इसका। अगली चीज़ मैं पॉइंट आउट करूँगा, ये जहाँ पे भी आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना नीका एक्ट, ये नीका एक्ट की बजाय इसको नीका लिखें, क्योंकि NECCA इज़ फॉर एजेंसी और एक्ट। नहीं, वो एजेंसी है नीका में, ओके
एजेंसी के लिए है, आगे एक्ट ऐड करेंगे। ठीक है, ठीक है। करेक्शन। तमाम अरकान की राय ले लेते हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार कर दें इसमें। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसको अथॉरिटी हम बना नहीं सकते। अथॉरिटी फेडरल में बन चुकी है, ये उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी बनेगी। इलेक्टेड मेंबर को अपने साथ एंगेज कर ले। अब सीएम तो हैं इसकी, लेकिन उसके लिए फिर एजेंसी में तो हम सीएम को ऐड नहीं ना कर सकते। अगर ये अथॉरिटी होती तो मिनिस्टर को बनाना या सीएम को बनाना ठीक होता, लेकिन ये एजेंसी है तो डिपार्टमेंट की और लॉ की राय है तो ये है कि एज इट इज़ इसे इसी तरह रहने दिया जाए। बाकी आप लोगों की इसमें है, जैसे भी आप चाहें। अगर ये अथॉरिटी होती तो फिर तो ठीक था, लेकिन एजेंसी में मुनासिब नहीं है ये। सर ये एजेंसी जो है इट विल बी सबसर्विएंट टू दी नीका यानी अथॉरिटी, वो अथॉरिटी है, ये उसकी सबसर्विएंट होगी और ये बनी भी उसके एक्ट के तहत है जी। सो एक्चुअली और उसमें लिखा है नीका एक्ट में कि जी जो भी काम नीका कहेगा वो प्रोविंसेस में थ्रू दीज एजेंसीज ही इम्प्लीमेंट होगा। सो इसलिए हमने इसका लेवल बहुत ज़्यादा रेज नहीं किया था कि अल्टीमेटली बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं जो करने पड़ते हैं तो फिर हम इसको उसी तरह इम्प्लीमेंट करें। इसमें ये हो सकता है कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम मेंबर ऑफ द एजेंसी बना सकते हैं, ये पॉसिबल। ठीक है, ये हो सकता है। इसके बारे में क्या लॉ डिपार्टमेंट की राय है? प्रिविलेज एक्ट में फिर वो चेयर करेंगे सर, फिर वो कन्वीन करेंगे, फिर वो अगर इलेक्टेड मेंबर होंगे। हाँ, वो तो इसी तरह है जी सर। वो तो जब आप देखें ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की भी मीटिंग्स होती हैं तो उसकी हद तक भी लिखा हुआ है, तो मेरे ख्याल उसमें तो कोई मसला नहीं इसी तरह है सर, इसी तरह। नहीं, को चेयर करते हैं वो भी, हालांकि वो भी गलत है। कानून के मुताबिक अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली लीगली स्पीकिंग तो वो भी गलत है। वो एक्सरसाइज जो होती है प्रैक्टिस गलत है। हम शामिल करके को चेयर या वो चेयर का तो हो सकता है, लेकिन मेंबर एज मेंबर शामिल कर सकते हैं हम इससे। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, अगर मेंबर शामिल करेंगे ना तो फिर एज पर प्रिविलेजेस एक्ट 1974 में उसके तहत फिर उनको पावर्स आ जाएंगी टू कन्वीन। उनको चेयरपर्सन बनाना पड़ेगा। चेयरपर्सन इस बारे में कर ले, मेंबर ऑफ द एजेंसी कर ले, तो ये भी मेरा ख्याल है कि कोई यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं ना। अगर आप देखें मेंबर बनाते हैं किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, चेयरपर्सन अगर आप ही को इसमें कर लें, आप ही को बना लें मेंबर ऑफ। नहीं उस बन सकते हैं देखें अभी ये कानून मुजवज़ा कानून है, इसमें हम जो तरमीम देंगे वो आ सकती हैं, लेकिन हमने ये भी ख्याल रखना है कि इसका स्कोप क्या है, हम बन भी सकते हैं या नहीं, हमारा काम के ज़ुमरे में ये आता भी है या नहीं। बना सकते हैं बनाने में कोई के अकॉर्डिंगली है यस ये भी तो देखना है ना, स्टेटस को भी देखना है। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी का एक वो जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी वो इस किस्म की चीज़ों को वो कई इदारों में ऐसे वो ऐसे करते हैं, तो इसमें अगर हम वो जी हाँ वही एग्जीक्यूटिव लेवल पे ही होते हैं मेंबर। इसमें क्या है पास्ट प्रैक्टिस, जैसे ये सेक्रेटरी साहब बता रहे हैं कि वासा की नहीं सर, वासा को उसका डिफरेंट स्टेटस है। ये बेसिकली एक अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, इसकी डिसीजन मेकिंग इंडिपेंडेंट 99% नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, बाकी मेंबर्स की भी राय ले लें इस पर। ठीक है, इसको एज इट इज रहना तो इसमें एक क्लैरिकल, क्योंकि जब हमने इसको वेट किया था तो उस वक्त डिपार्टमेंट का नाम नहीं चेंज हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, अब वो बदल गया तो अकॉर्डिंगली उसको करेक्ट कर लिया जाए। ये जो 4 का F है, क्या नाम चेंज करना चाह रहे हैं इसमें आप? एंड इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट। अच्छा, स्किल्स और वो अलग हो ठीक गया है, ठीक है, ठीक है, वो चेंज कर लें अकॉर्डिंगली आप इसे।
अच्छा, इसमें सेक्शन क्लॉज 4 का 6 सब क्लॉज 6 पे आइएगा ज़रा प्लीज़। लास्ट जो इसके वर्ड्स हैं ना, लास्ट सेंटेंस को मैं पढ़ने लगा हूँ। इन केस ऑफ अ टाई द वोट ऑफ द चेयरपर्सन और इन हिज एब्सेंस द मेंबर प्रिजाइडिंग ओवर द मीटिंग शैल बी द कास्टिंग वोट। ये ज़रा लॉ डिपार्टमेंट बता दे, इसमें लैंग्वेज शैल हैव होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये इसको अमेंड कर लें। ये 4 का 6 का आखिरी सेंटेंस में देख लें, शैल हैव द कास्टिंग वोट होगा ये। अच्छा, 5 पे आइएगा ज़रा प्लीज़, क्लॉज 5 पे। क्लॉज 5 का सब क्लॉज 2 का सी पे आए। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव और अपॉन अ कंप्लेंट रिक्वायर एनी पर्सन। ये मेरी राय थी कि इसको हमें लीगल पर्सन करना चाहिए। ये इस पे लॉ डिपार्टमेंट बता दे क्या होना चाहिए। सर इसमें जो पर्सन का वर्ड है वो फेडरल का जो एक्ट है वहाँ भी ऐसे यूज़ हुआ हुआ है। इसकी ज़रा वजाहत करें, क्योंकि मेरा सवाल इसमें ये है कि ये आप अगर पर्सन रख देते हैं तो उसमें तो आप एक इंडिविजुअल को भी फिर कंसिडर कर रहे होंगे। इंडिविजुअल शामिल है, फेडरल के एक्ट में भी यही इंटेंट है। उसकी वजह क्या है आपका? जो मुझे जो इसका मकसद समझ आया वो तो इंडस्ट्री रिलेटेड है ये काम। इसको डोमेस्टिक लेवल पे आप कैसे लेके जाएंगे? सर इंडस्ट्री के साथ साथ ओवरऑल है ये एनर्जी एफिशिएंसी। जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने भी बताया कि जो मैक्सिमम नंबर है वो हाउस होल्ड्स हैं, जो यहाँ पे इन्होंने प्रेजेंटेशन में भी दिया था। अगर आप एक कॉमन मैन को अवेयरनेस नहीं देंगे, उसका एनर्जी ऑडिट नहीं होगा, तो शायद ये फिर सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। और जबकि ये फेडरल के एक्ट की इंटेंट भी यही है कि ओवरऑल एफिशिएंसी की तरफ हमने जाना है। जो उनकी बिल्डिंग कोड्स हैं वो इंडस्ट्री के लिए नहीं है, वो एक कॉमन मैन के लिए भी बिल्डिंग कोड है। तो वो अगर कहते हैं तो उसमें से मैं रेलिवेंट प्रोविजन भी आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि उन्होंने वहाँ भी वर्ड पर्सन यूज़ हुआ है, लीगल या ज्यूरिस्टिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए जी पे। गेट ऑडिटेड इट्स अकाउंट्स बाय अकाउंटेंट जनरल एंड थर्ड पार्टी। आगे दिया हुआ मैंने पढ़ा, आगे यहाँ पे भी कर लें तो कोई हर्ज तो नहीं होगा मेरे ख्याल उसमें। वो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। आगे भी ऐसे ही लिखा हुआ जो हमने प्रपोज किया सर यहाँ पे जेनेरिक है, आगे स्पेसिफिक है। ठीक है, उससे कोई कंसिडरेबल फर्क तो नहीं पड़ता? अच्छा, तो वो रेफरेंस डाल दें फिर इसमें। यहाँ पे वो जो रेलेवेंट इसकी क्लॉज है ना, क्लॉज 9 में 5 है मेरे ख्याल से। यहाँ पे डाल दें, रेफरेंस डाल दें सेक्शन 9 पे जी। एज पे आ जाएं। नेक्स्ट, prepare its annual performance report and submit such report to the government by the end of January each year. इसमें नेक्स्ट जो हम प्रपोज कर रहे हैं वो ये है, which shall cause it to be laid in the provincial assembly. नेक्स्ट जी के आगे एक जो है ना एनुअल रिपोर्ट की जो है वो चाह रहे हैं जैसे दूसरे स्टैट्यूटरी बॉडीज की रिपोर्ट हाउस में ले होती है तो इसकी भी ले होनी चाहिए। इस पे आप मुत्तफिक हैं? ये बनाने का पाबंद आप कर रहे हैं तो ये करने का इसमें ठीक है सर, वो भी डाल ये भी आप कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो इसकी भी होनी चाहिए असेंबली में। कमेटी के मिनट्स ले रहे हैं कोई? जी ले रहा है सर, और ये रिकॉर्डिंग इसकी। नेक्स्ट आ जाएं एल पे, आखिरी जो इसकी है, परफॉर्म एनी अदर फंक्शन एज मे बी असाइन टू इट बाय द गवर्नमेंट और द एनर्जी डिपार्टमेंट एज द केस में बी। इसमें ये डिस्टिंक्शन क्यों पैदा की गई है एनर्जी डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान? एनर्जी डिपार्टमेंट इज़ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, व्हाट्स द डिफरेंस? सर वो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स केस के पास कैबिनेट है। ठीक है, सो हर जो कैबिनेट कहेगी वो अलहदा, लेकिन डे टू डे अफेयर्स में बहुत सारा एनर्जी डिपार्टमेंट है, सेक्रेटरी एनर्जी भी इनको कह रहे होते हैं। सो वो इसलिए दोनों का जिक्र किया गया। ठीक है, अगर गवर्नमेंट होती तो हर चीज़ कैबिनेट में भेजनी पड़नी थी हमें। ठीक है। नेक्स्ट जी, ये जो मैनेजिंग डायरेक्टर वाली क्लॉज है इस पे आ जाएं प्लीज़।
मेरी इसमें ये राय है कि आपने ये जो ओपन डिस्क्रेशन दे दिया ना चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को, हाँ, ये नहीं होना चाहिए। ये और भी इससे पहले के लेजिस्लेशन में भी आ चुका हुआ है और बिल्कुल मैंने पढ़ी है और हमने तब भी इस पे इतराज़ किया था। कॉन्स्टिट्यूशन भी सर प्रोवाइड करता है प्लेयर को बेसिकली डिराइव तो ये वहीं से हुआ है। देखिए मैं इसको इस पॉइंट से कह रहा हूँ कि अ सिविल सर्वेंट सर्व्स एट द प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, चीफ मिनिस्टर की प्लेयर पे सर्व नहीं करता एक सिविल सर्वेंट, तो ये उससे भी मुतसादिम है। सिविल सर्वेंट नहीं है ना, एमडी जो है ये सिविल सर्वेंट तो नहीं है। तो ये क्या होगा इसमें आगे ये आप तो देखें ना, एजेंसी का एम्प्लॉय होगा। एजेंसी का एम्प्लॉई एक सिविल सर्वेंट के जुमरे में नहीं आएगा? नहीं सर, नहीं आएगा। अच्छा, ये पब्लिक सर्वेंट को आपने यहाँ पे आगे डिफाइन किया, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट क्या डिफरेंस सर है? ये पब्लिक सर्वेंट हमने तब इसकी एक दी है कि जब ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस वक्त ये पब्लिक सर्वेंट जो है तस्वर होंगे। बेसिकली ये कंसेप्ट पीपीसी से फिर आके मिलता है, क्योंकि उसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट को हिंडर करता है, मींस कि उसकी कंप्लायंस नहीं करता, तो वहाँ पे सेक्शन मौजूद है, उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो सकती होती है। बेसिकली ये इसका है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट लिखने से ना तो वो सिविल सर्वेंट बनता है, ना वो गवर्नमेंट सर्वेंट बनता है, वो एम्प्लॉय ऑफ द एजेंसी ही रहेगा। तो इसलिए लिखा हुआ है कि ही शैल सर्व ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर है। तो इससे तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी नहीं आ जाएगी? इसमें कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं की गई, सीएम का दिल करे सुबह उठ कर उनको फायर कर दें, जिसको चाहे हायर कर लें? कोई हमें एक फॉर्मेट तो बनाना चाहिए ना, एक कानून बनाने जा रहे हैं तो फॉर ऑल टाइम्स टू कम है वो कानून, इसमें कोई ऐसी क्लॉज आप डालें कि थोड़ा बहुत सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी आए। देखें, जो बंदा अच्छा काम करता है उसको कभी भी कोई भी नहीं निकालता होगा। नहीं, ये आपकी बात दुरुस्त है, ठीक है, और प्रिंसिपली आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन हम प्रिंसिपल्स के मुताबिक चलते हैं कितना इस मुल्क में। तो मेरा ख्याल है अगर इसमें ये चीज़ हम डाल दें तो इसमें कोई मुज़ायका तो नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होनी ज़रूरी है, एक तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो, और एक जो एमडी है उसके लिए आप कोई जैसे एडवर्टाइज़ करते हैं उसमें उसकी क्वालिफिकेशंस वगैरह भी होती हैं कोई, तो मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत चीज़ें आपको इसमें डालने की ज़रूरत है। सर इसमें 6 में देखें ना तो दिया हुआ है ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एमडी को लगाने से पहले उसके रूल्स बनेंगे, उसकी वही टर्म्स एंड कंडीशंस की क्या डेजिग्नेशन, क्या एज, क्या क्वालिफिकेशन, क्या उसकी एक्सपीरियंस, डिटेल्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड है, मींस के ये गवर्नमेंट से अप्रूव होगा। उसके बाद फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आके तो उसकी अपॉइंटमेंट होनी है। ये बड़ा सफिशिएंट दिया हुआ है। कैटेगरी 1 ऑफिसर से क्या मुराद है? सर ये फाइनेंशियल मैटर्स में होता है, हमारे जो डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल रूल्स हैं उसमें कैटेगरीज हैं बेसिकली। तो कैटेगरी 1 ऑफिसर को कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल पावर्स होती हैं, इसलिए वो लिखा हुआ है क्योंकि वो एमडी ऑफ द एजेंसी है। इसका भी यहाँ पे रेफरेंस डाल दें फिर, फाइनेंशियल रूल्स जिनको आप जिनका रेफरेंस उसका रूल्स का इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ये कानून है, कानून में फिर और डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को सब्जेक्ट तो नहीं किया जा सकता। नहीं, तो इसमें यहाँ पे रेफरेंस देने की आप समझते हैं ज़रूरत नहीं है कि कैटेगरी 1 ऑफिसर या तो डिफाइन करें इसको आप शुरू में? दूसरे कवानीन में सर डिफाइंड है कैटेगरी 1। तो देखें, एक बंदा जो इस लॉ को पढ़ेगा, मसलन मैं एज ए लेमैन बात कर रहा हूँ, मैं इस कानून को पढ़ता हूँ, नादिर साहब, मैं एज ए लेमैन इसको अगर पढ़ता हूँ तो मुझे नहीं समझ आती कि कैटेगरी 1 ऑफिसर को आपने कहाँ पे डिफ़ाइन किया या कैटेगरी 1 ऑफिसर से क्या मुराद है। अगर आप रेफरेंस डाल दें तो मेरे लिए सहूलत होगी। एक देखें, सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचें ना, आप लॉ नोइंग आदमी हैं, आपके लिए आपको पता है, हो सकता है आज कमेटी को आपने बता दी, हमें पता चल जाए, लेकिन एक सिटीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो वो उसको भी तो बताना ज़रूरी है कि कैटेगरी 1 ऑफिसर कौन है, कहाँ पे डिफाइन, डेफिनेशन में डाल देते हैं सर, इसको कहीं पे आप डिफाइन कीजिए। यस सर, जी सर। जी, एक मिनट थोड़ी ज़रूरत जे एक्सपीरियंस वाली क्लॉज नहीं आनी चाहिए विच एक्सपीरियंस के जी अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, हाँ वो कह रहे हैं कि चीज़ां रूल्स आ गई। ਇਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਰੂਲਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
सर टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड्स एक्सपीरियंस, उसमें एलिजिबिलिटी भी आ जाती है, टेन्योर भी आ जाता है, उसका एक्सपीरियंस भी आ जाता है, सारा कुछ उसमें आ जाता है, उसी वक्त होंगी। जी सर बिल्कुल। सर होंगे नहीं तो ये अपॉइंट भी नहीं हो सकेगा, तो इसलिए होंगे। लेकिन सर हम लेकिन बेसिकली ये लूप होल्स नहीं छोड़ रहे होते, हम कानूनी तौर पर रास्ते दे रहे होते हैं कि अगर कोई रूल मेकिंग में प्रोसेस में कोई डिले है और अर्जेंट नीड आ रही है तो अर्जेंसी को केटर करने के लिए फिर ये है। लेकिन इसमें मैं ये गुजारिश करूं, जो हमारे लॉ डिपार्टमेंट के एक्सपीरियंसेस हैं, अगर रूल नहीं भी बनते तो ये जो डिटर्मिनेशन वाली बात है ये एज सेम जैसे रूल है, चीज़ें वही बनेंगी, उसकी कंडीशंस उसी तरह बनेंगी कि ये क्वालिफ़िकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, ये रिक्वायरमेंट है, तो वो आसानी ये हो जाती है, वही अगले बाद में वही कन्वर्ट हो जाते हैं रूल में, वही प्रपोजल उठता है और उसको रूल का शेप देके तो कैबिनेट से अप्रूव करा लिया जाता है। तो इसी तरह से इस कानून का भी मकसद तो यही ना अमल हो। तो जब हम इसमें इस तरह के रखने छोड़ देंगे कि आसानी पैदा करें, तो आसानी, हम तो पाकिस्तानियों को आपको पता है आसानी वाले रास्ते को ही इख्तियार करते हैं, तो क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम आसानी वाला रास्ता छोड़ के जो सही रास्ता है वो इख्तियार करें? और सही रास्ता तो यही है कि गवर्नमेंट एक टाइम की, लिमिटेड टाइम के अंदर इसके रूल्स फ्रेम करे, रूल्स फ्रेम करके उसके मुताबिक आगे जो भी प्रोसेस बनता है, जो भी प्रोसीजर बनता है उसको अडॉप्ट किया जाए, बजाय इसके कि आसान रास्ता अडॉप्ट करें। उसमें आप टाइमलाइन डिफ़ाइन कर लें, डिफ़ाइन करके रूल्स फ्रेम करें, और रूल्स फ्रेम करके भी आपको पता है आपको दोबारा कमेटी में लेके आने होंगे। मेरा ख्याल है ऐसी कोई हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में, या मैंने कहीं पढ़ा है ये नहीं सर, रूल्स तो गवर्नमेंट की, रूल मेकिंग लॉ गवर्नमेंट की रिफॉर्म्स पावर में है। ऐसा कुछ था, लास्ट मीटिंग में उस पर बात भी हुई थी। जो भी डेलीगेटेड रेजिस्ट्रेशन जी सर, ये है कि जैसे लोकसभा में वहाँ पे प्रैक्टिस है, ये लॉज के अंदर लिखा जाता है कि जो रूल्स फ्रेम करेगी गवर्नमेंट वो भी हाउस के अंदर ले करेगी। तो अभी यहाँ पे हमने इसको अडॉप्ट नहीं किया अपने रूल्स में, या रूल्स ऑफ बिजनेस में इसमें अमेंडमेंट नहीं आई है। जब वो आ जाएगी तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आनी चाहिए यहाँ पे। और जो हमारी एक कमेटी है ना, लॉ रिफॉर्म्स एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसका नाम ही ये है, तो वो उन रूल्स को देख सकती है, रिव्यू कर सकती है। जब वो प्रोविज़न आ जाएगी तो यकीनन हम फिर उसको कंप्लाई करेंगे सर। प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा यही सर है, जब भी मैं कहीं एनजीओज़ में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ कि कानून के साथ रूल्स को भी आना चाहिए, क्योंकि जितनी जल्दी हम कानून बनाने में करते हैं उतनी जल्दी हमें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ भी जाना चाहिए। कानून तो बन गया, लेकिन जब तक हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाएंगे तो उस कानून का हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैं सर जी से कहना चाहूँगा कि मेरा ख्याल है ये कोई 2015 में स्टार्ट हुए, 17 में PC1 आ गया, 8 साल से दे केप्ट ऑन लिंगरिंग। मैंने इसको पिछले 1 साल में फॉलो अप किया एंड आई वांटेड टू मेक अ लॉ, और इसको परसू किया हर फोरम पे, हर लेवल पे, एंड आई आल्सो इंश्योर द कमेटी कि इसके रूल्स भी मैं बनाऊंगा, एंड एट द अर्लीस्ट बनाऊंगा, क्योंकि वी वांट टू एक्चुअली डू एवरीथिंग एज पर लॉ। इस पे कोई आप लोग कमेंट करना चाहते हो या कोई अपनी राय का इजहार करना चाहें तो बताएं। मैं अपनी राय का ये इजहार करना चाहूँगी कि आप जितनी जल्दी इसके रूल्स बना लेंगे तो जो हम एनर्जी सेफ की तरफ उतनी ही जल्दी जा सकेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है। इसमें फिर मैं आपको डॉक्टर साहब एक तजवीज़ दूंगा कि ये जो MD वाला सेक्शन है ना, इसमें जो नादिर साहब बात कर रहे थे रूल्स के हवाले से, ये आप इसमें एक्सपीरियंस वाली चीज़ भी डाल दीजिएगा, जो अंडरस्टूड है आप डालेंगे लाजमी तौर पे, लेकिन आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। एक चीज़ ये, दूसरा
टेन्योर वाली बात कि मेरी ये सजेशन थी कि अ पीरियड ऑफ 5 years, इसमें मैं पढ़ देता हूँ जो मैं चाह रहा था कि हम ऐड कर लें, बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द एजेंसी के बाद या किसी भी जगह पे जाके, एक तो ये एक्सपीरियंस वाली बात डाल लें, दूसरा द MD शुड हैव अ पीरियड ऑफ 5 years which should be further extendable for another term if the CM desires. तो इस तरह सर इसमें कई दफ़ा ना ऐसा बंदा आ जाता है जो कि काम नहीं करना चाहता और फिर हमें ऐसा लंबा प्रोसेस में हम पढ़ते हैं। इसके फ्लिप साइड भी है। सो काइंडली आई रिक्वेस्ट द कमेटी टू कंसिडर दिस ऑल्सो कि देखें, अब द प्रेजेंट MD इज़ वर्किंग फॉर द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स? 3 years। मैंने कैबिनेट से लड़ के यानी कन्विंस करके कैबिनेट को इनकी एक्सटेंशन करवाई, ठीक है। मेरी जो बाकी कंपनीज़ के लोग थे जो काम कर रहे थे उनको एक्सटेंड करवाया, जो नहीं कर रहे थे मैंने एक्सटेंड नहीं करवाया। सो सर जो काम कर रहा होता है ना, all the secretaries and all the governments want to show their performance also and then they want them to continue by giving them targets। लेकिन अगर इसकी flip side ये है कि if you have somebody जो कि जिसको लॉ शैल या शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर ले, देन वी आर फिक्स्ड, फिर अदालत में हम वो खेलते रहते हैं और ये लॉ फिर और सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती। सो माई रिक्वेस्ट इज़ कि इसको हल्का फुल्का डिस्क्रिशनरी रहने दिया जाए ताकि हम वर्किंग एनवायरनमेंट को, और उसको भी पता हो कि इफ़ ही परफॉर्म्स ही स्टेज, इफ़ ही डज नॉट परफॉर्म ही हैज़ टू गो। कि इसमें अगर सर पीरियड लिख देंगे ना तो वो फिर ये है कि उनको हटाना भी तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसी को लेके वो कोर्ट में चले जाते हैं कि ये लॉ में लिखा मैं 5 साल के लिए हूँ तो CM भी मुझे नहीं हटा सकता। अच्छा ये मुझे बताएं, हमारे क्योंकि मेरे जहन में ये बात इसलिए क्योंकि जितनी पिछली लेजिस्लेशन मैंने देखी उसमें टेन्योर का जिक्र होता है। जितने मैंने पिछली लेजिस्लेशंस देखी है ना, तमाम में तकरीबन तमाम में मैंने टेन्योर देखा है। होता है सर, होता है। तो वहाँ पे फिर हम क्यों ये प्रैक्टिस क्यों नहीं अडॉप्ट? जी सर होता है, उसमें 3 years लिखा होता है और साथ उसमें ये भी लिखा होता है और एज डिजायर और एज एट द प्लेयर ऑफ द चीफ मिनिस्टर। बेसिकली मैं जो चाह रहा हूँ स्टैंडर्डाइजेशन होनी ज़रूरी है। ये खास करके लॉ डिपार्टमेंट के नोट करने की बात है कि हर लेजिस्लेशन में मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। आप स्टैंडर्डाइज करें, जो ये कॉम्पोजिशन है कम अज़ कम इसको तो स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है ना अथॉरिटीज़ की हद तक। अब अगर मिसाल के तौर पे इसी तरह की और एजेंसीज बनती हैं तो एक प्रिंसिपल डिसीजन आप कर लें कि कॉम्पोजिशन इसी तरह से होगी। इसी तरह से अथॉरिटीज़ में कर लें, किसी अथॉरिटी के 2 मेंबर होते हैं असेंबली के, किसी के 5 होते हैं, किसी में होता ही नहीं है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन करने की ज़रूरत है आपके डिपार्टमेंट को। जी बिल्कुल, जैसे वो हायर एजुकेशन उन्होंने किया हुआ है, एक स्टैंडर्डाइज बिल बनाया हुआ है तमाम यूनिवर्सिटीज़ के लिए, तो इस तरह कुछ चीज़ें स्टैंडर्डाइज की जा सकती हैं। जैसे कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी है, इसको स्टैंडर्डाइज किया जा सकता है, जैसे चेयरमैन साहब ने कहा है, बिल्कुल ठीक है, इसको आप नोट करें। हर बिल पे जितनों में मैं कम अज़ कम आता हूँ, इसी चीज़ पे सबसे पहले इसी चीज़ पे बहस शुरू होती है कि जी असेंबली के मेंबर्स को आपने इसका मेंबर नहीं बनाया। फिर डिपार्टमेंट भी एतराज़ नहीं करता और लॉ डिपार्टमेंट भी अमूमन मैंने जो देखा है प्रैक्टिस तो ये एतराज़ नहीं करते, डाल देते हैं। तो क्यों नहीं आप ऐसा कर लेते, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लें, उसी को फॉलो करते जाएं सारों में। और मेरा ख्याल है उसमें तो कोई ना सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होगी कम अज़ कम इस हवाले से कि आप अथॉरिटीज़ का मेंबर नहीं बना सकते। आगे ये जो क्लॉज 9 है इसकी सब क्लॉज 2 पे आइएगा। टेन्योर के बारे में फिर डिसीजन, टेन्योर के बारे में ठीक है, मेरा ख्याल है मैं सेक्रेटरी साहब से इत्तफाक करता हूँ। ये इसको या जो आपने जो सजेस्ट किया वो कर लें, 3 years एंड वो जो CM वाला एट द प्लेयर ऑफ द वो कर लें, ठीक ताकि ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ, ताकि दोनों चीज़ें आ जाएं। जी ठीक है, ठीक है। और ये जो एनुअल रिपोर्ट का है, इसमें यह है कि जिस लॉ में एनुअल रिपोर्ट असेंबली में ले की जाती है उसके लिए अलहदा एक डेजिग्नेटेड स्पेसिफिक क्लॉज होती है ताकि उस रेफरेंस से ले की जाती है। सर वो डाल देते हैं इसमें, तो आप इसको यहाँ से निकाल के और वहाँ पे हाँ एक क्लॉज ऐड करें एनुअल रिपोर्ट के हवाले से, जैसे चेयरमैन साहब ने कमेटी ने कहा। और सर मेरी रिक्वेस्ट होगी जो टेन्योर वाला है ना, वो हम टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो उसके TORs है ना
उसके अंदर रखें, क्योंकि TORs कोर्ट में चैलेंज होते हैं, वहाँ पे हम 3 साल का डेफिनेटली हम देते ही 3 साल का। सो इंस्टेड उसको एक्ट में दे के हम लॉ में उसको, या अगर वो रिट में जाए और उसको कोर्ट में केसेस लड़ने के बजाय हम इसको TORs में रखें, वहाँ पे हम 3 ईयर्स अग्रीड। सर इसमें प्रिंसिपल ये इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर एक्ट के अंदर टेन्योर नहीं दिया गया तो फिर जो हमारी एप्लीकेबल पॉलिसीज़ होती हैं वो इन्वोक हो जाती हैं, या कंट्रैक्ट अपॉइंटमेंट पॉलिसी लग जाएगी, या इसके अलावा कोई और पॉलिसी है तो वो है, उसमें स्पेसिफिक टर्म दी हुई होती है, मिनिमम भी दी होती है और मैक्सिमम भी दी होती है, और एक्सटेंशन की भी उसमें प्रोवाइडेड होती है। सर वो चेयर ने जो चीज़ एग्री कर ली है उसको डिस्कस करने का मतलब ये कि आप फिर इन्वोक कर रहे हैं कि वो डिस्कशन फिर शुरू हो जाए। जी जी, नहीं वो है। मैडम अगर हमने यही किया है वो कोई कि अच्छा 3 काम साल का करता है, टेन्योर होगा, yes, और वो जो जैसा कि अच्छा करता है तो लॉ उसको डिपार्टमेंट ने extension भी कहा मिल जाएगी। एक्सटेंशन भी मिल सकती है, और CM के पास डिस्क्रेशन भी होगी, वो अगर चाहें तो उनको रिमूव भी ज़ाहिर है कर वो सकते हैं। CM साहिबा जो अच्छा डिलीवर करता है, आपको पता है कि वो वैसे ही उनको करते हैं। नेक्स्ट आ जाएं जी अगले। कोई आपके है जिन में जो बात करना चाह रहे हैं? फैसल साहब शायद आप। कौन सी वाली जी? एच जो है ना ये इंडिपेंडेंट सेक्शन बनेगा, ठीक है, जी। नेक्स्ट सेक्शन 9 का क्लॉज 9 का सब क्लॉज 2 पे आइएगा। द फंड शैल बी केप्ट इन 1 or more अकाउंट्स इन अ स्केड्यूल्ड बैंक एज डिसाइडेड बाय द एजेंसी। लॉ डिपार्टमेंट, आप बताइएगा इसमें। एक तो ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा एतराज़ उठाया इस पे, बाकी सारे बिल्स में भी। स्केड्यूल्ड बैंक आप क्यों करते हैं? आपके पास अपने बैंक्स हैं गवर्नमेंट के, बैंक ऑफ पंजाब है, नेशनल बैंक है। पहले जब मैं सर्विस में था तब तो यही होता था तरीकाकार कि आप नेशनल बैंक में अपने पैसे रखवाते थे गवर्नमेंट के, या जो अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केस में बैंक ऑफ पंजाब में। तो यहाँ पे अब मैं जब से देख रहा हूँ लेजिस्लेशन होती हुई, इसमें स्केड्यूल्ड बैंक का आप डाल देते हैं, इसकी क्या वजह है? है असल में डिपार्टमेंट पे बाज़ इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करता है सर। बाज़ जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो आपको पता है जनाब इंटरेस्ट रेट इतना नहीं होता, तो उनकी जो इनकम होती है वो इतनी नहीं होती। शेड्यूल्ड बैंक थोड़े ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं। अब तो शेड्यूल्ड बैंक जो सारे स्टेट बैंक जिसको रिकग्नाइज़ करता है शेड्यूल्ड बैंक, वो सारी सिक्योर ही होते हैं सर। इस तरह सच नहीं होता कि इंसॉल्वेंट हो गया या बैंकरप्ट हो गए इस तरह बैंक चले गए सर। इस वजह से सिक्योरिटी के लिए और इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा मॉनिटर करने के लिए। बाकी सेक्टर साहब सर मैं कुछ ऐड करूँ इसमें? सर आपकी इजाज़त से इसमें सर ये मामला आज से कुछ साल पहले 12 पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग्स में भी आया। एक प्रैक्टिस थी कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने सारे जो फंड्स होते थे, जो फाउंडेशंस वगैरह भी थी, वो सब पंजाब बैंक में रखा करते थे। उस पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने नापसंदीद मतलब उसको पसंद नहीं किया। अब ये डिपेंड करता है, ये जो क्लास है ये इसको डिपेंड करना चाहिए फाइनेंस डिपार्टमेंट की, अगर कोई डायरेक्शंस हैं इस बारे में तो मेरी इसमें 2 ऑब्जर्वेशंस हैं सर। आप 1 मिनट, मैं 2 चीज़ें ऐड कर दूं प्लीज़, फिर आप मुकम्मल जवाब दे दीजिएगा। पहली तो ये कि आज से कुछ साल पहले सिंध गवर्नमेंट में एक फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ जो लैंड एक्विजिशन का था मोटरवे के लिए। उसमें भी यही हुआ था। उसमें प्राइवेट बैंक में पैसे रखवाए गए, वहाँ से पहले इंटरेस्ट निकलवाया गया, उसके बाद वो सारी जो रकम इस्तेमाल होनी थी एक्विजिशन के लिए वो भी निकलवा ली गई। तो अगर वही पैसे आपके एक गवर्नमेंट के बैंक में होते तो शायद इतनी आसानी से ये फ्रॉड ना होता, एक चीज़। दूसरे नंबर पे जो इसकी इंटरेस्ट प्रोसीड्स होती हैं उनका क्या इस्तेमाल होगा, और तीसरे नंबर पे अभी रिसेंटली कुछ अरसे पहले आपने एक 26वीं आईनी तरमीम की है जिसमें इंटरेस्ट के हवाले से बड़ा क्लियरली कह दिया गया कि अगले 10 साल में आप इंटरेस्ट फ्री बनाएंगे पाकिस्तान को। तो जब गवर्नमेंट खुद इंटरेस्ट लेके उसको इस्तेमाल कर रही है तो आपका आइन तो कहता है कि आप पाकिस्तान को 10 साल में इंटरेस्ट फ्री बनाएंगे, तो हम तो उस तरफ बिल्कुल नहीं जा रहे, आइन के ही हम खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लॉ डिपार्टमेंट इस पे ज़रा आइन के हवाले से मुझे बता दे, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो फिर अपने हवाले से अपना मौक़िफ़ दे दें।
26वीं आइनवी तरमीम वाली बात है, वो तो जब पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा, इट मीन्स फिर तो कोई बैंक इस उसमें आ ही नहीं रहा होगा ना, तो फिर चाहे हम शेड्यूल बैंक में रखें या गवर्नमेंट बैंक में रखें, फिर तो एक ही बात होगी। यानी कि आज की अगर हम लेजिस्लेशन को देखें तो ज़ाहिर है आज हमने अपने आप जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट्स हैं उसको तो सेव करना ही करना है, और जो एजेंसी है यकीनन उसने अपने 4 पैसे जो उसकी सेविंग में उसने वहाँ रखने हैं जहाँ उसको उसका एक सूटेबल प्रॉफिट या इंटरेस्ट जैसे जो भी उसको नाम दें वो मिल रहा हो, क्योंकि वो उसने एजेंसी ने अपने ही कामों के लिए लगाने, किसी और काम के लिए तो लगने नहीं है वो। तो इसलिए ये प्रोविज़न तो ये इसी तरह ही है। दूसरा ये है कि शेड्यूल बैंक के हवाले से इस वक्त, उस दिन भी पिछले प्रपोज़ल में भी हमने इधर बैठ के सर्च की थी, इस वक्त 26 हैं, और वो शेड्यूल बैंक वो हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफाई किया हुआ। जिस तरह सर नईम खान साहब ने ये कहा कि जी ये वो बैंक है जिसमें पैसा रखते हुए हमें ये एटलीस्ट सिक्योरिटी है कि ये कहीं आगे पीछे भाग नहीं सकते हैं। जो प्राइवेट बैंक में अगर जाते हैं तो वो तो फिर उसका कोई है नहीं कि वो पैसा लें और निकल जाएं, फिर कहाँ से ना उसकी इतनी श्योरिटीज़ गारंटीज़ स्टेट बैंक के साथ हैं कि वो रिकवर हो सके। तो इसलिए शेड्यूल बैंक में रखा जाता है कि ये 26 नंबर ऑफ़ बैंक्स हैं और ये सिक्योर्ड हैं। तो एजेंसी जहाँ समझती है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने किसी एक बैंक में जाके नहीं जाना, उसने अपनी फाइनेंशियल टीम को यकीनन भेजना होता है, पहले देखना होता है 2 4 6 बैंक से उसने चीज़ें लेके तसल्ली करने के बाद वो जहाँ अपने आप को ज़्यादा सिक्योर और सेफ समझते हैं वहाँ पे वो फिर अपना अकाउंट उसमें ओपन होता है। सर मैं कुछ ऐड कर दूं इसमें, रीज़न क्या थी? रीज़न ये है सर, जिस तरह लॉ डिपार्टमेंट ने बताया कि बैंक्स शेड्यूल बैंक्स हैं 26 हैं, उनमें उनकी रेटिंग्स है AAA हैं AA हैं। सो 2 किस्म के फाइनेंसेस हमारे पास आते हैं, एक गवर्नमेंट से आते हैं, जो गवर्नमेंट से आते हैं दे हैव टू गो टू अ गवर्नमेंट बैंक, पंजाब बैंक के अलावा हम कहीं नहीं रख सकते। दूसरा अदर सोर्सेस, जो अदर सोर्सेस से आते हैं, अब उस पे इख्तियार ये होता है कि हम ये कहते हैं जी हमने ये पैसे लेट से सेविंग में या अकाउंट में रखने हैं। उसमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस ये है कि आप तमाम शेड्यूल बैंक से रेट्स लेते हैं, हमें क्या रेट देंगे। वो जब रेट दे देते हैं फिर हम गवर्नमेंट बैंक को अप्रोच करते हैं, दिस इज़ द हाईएस्ट रेट बीइंग ऑफर्ड टू अस, डू यू मैच इट? इफ़ दे मैच इट वी पुट इट इन दैट बैंक। अगर ये हम शेड्यूल बैंक ख़त्म कर दें तो बैंक ऑफ पंजाब मुझे कहेगा जी गवर्नमेंट तो 23 पे या 19 पे दे रही है, मैं तुम्हें 3 पे दूंगा, मैं तो देता ही नहीं ज़्यादा, यू आर कंपेल्ड टू बी विद अस। सो इसको ख़त्म करने के लिए इट वाज शेड्यूल बैंक्स, ताकि आप रेट लें। एंड मोस्टली हमारे गवर्नमेंट के तकरीबन सारे ही पैसे इन्हीं बैंक्स में पड़े हैं, बट होता यह है कि बैंक ऑफ पंजाब देन मैचेस इट। ये भी सेटल्ड है। आगे चलें जी, इसी 9 के 5 पे आ जाएं। द गवर्नमेंट में इन एडिशन टू द ऑडिट अंडर सब सेक्शन 4 डायरेक्ट द एजेंसी टू गेट इट्स अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ रजिस्टर्ड फर्म ऑफ ऑडिटर्स और वेल नोन इंडिविजुअल ऑडिटर हैविंग एट लीस्ट 10 years ऑडिट एक्सपीरियंस एज अ थर्ड पार्टी ऑडिट। अब इसमें जो रजिस्टर्ड है ये किसके साथ रजिस्टर्ड होगा, ICAP के साथ या SCCP के साथ? ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड साथ सर जो फर्म्स हैं वो अपने रेलिवेंट फोरम से रजिस्टर्ड होती हैं। तो ये जो फर्म्स होती हैं ऑडिट फर्म्स, तो SCCP के साथ भी मेरे ख्याल रजिस्टर्ड होती हैं ना? ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ICAP के साथ रजिस्टर्ड है उनका जिक्र हो रहा है। उसके अलावा और ये गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसके अलावा हम जा भी नहीं सकते। तो वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और रजिस्टर्ड कंपनी भी हो सकती है। वो जब कंपनी इन द नेसेंट फेज होती है तो बजाय पूरी ऑडिट कंपनी रखने के हम एक ऑडिटर रख लेते हैं, वो ऑडिट कर लेता है, उसकी कमेटी होती है, वो सस्ता पड़ता है। जब हम हमारे पास पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, फिर हम पूरी कंपनी हायर कर लेते हैं। तो इसका तरीकाकार क्या होता है? आप अखबार में इश्तिहार देते हैं? जी सर, बिड्स लेते हैं? यस, पूरा अखबार में इश्तिहार होता है, आते हैं, फिर उनकी वैल्यूएशन होती है, फिर दोबारा लोएस्ट बिडर जो होता है उसको सेलेक्ट किया जाता है। तो आप ही उसको रिक्रूट करते हैं, आप ही उसको पैसे भी देते होंगे? नहीं सर, एजेंसी होती है वो रिक्रूट करती है और मैनेजमेंट का वो ऑडिट करता है। बाय एजेंसी यू मीन द बोर्ड? जी, द बोर्ड। ओके, बोर्ड रिक्रूट करता है। ओके। तो इसमें थर्ड पार्टी की क्यों ज़रूरत है? ऑडिटर जनरल अगर आपका ऑडिट कर रहा है तो ये तो आपको डबल एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ेगा। एक थर्ड पार्टी को लाजमी तौर पे आप पैसे देंगे। जब ऑडिटर जनरल का ऑफिस है आपके पास और वो आपके
अकाउंट्स को वेट भी कर रहा है, ऑडिट कर रहा है, तो फिर थर्ड पार्टी की क्या ज़रूरत है सर आपको? इसमें मे का वर्ड है, ये मैंडेटरी नहीं है। मैं समझ रहा हूँ मे ही है, लेकिन ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्या आप उससे मुतमईन नहीं होते जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स होती हैं? की ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है बनिस्बत गवर्नमेंट ऑडिट की। गवर्नमेंट ऑडिट नॉर्मल ऑडिट करता है, ये परफॉर्मेंस ऑडिट भी करके देते हैं हमें, सो हम इनसे वो भी करवाते हैं। जी, मेरे तो जो सजेशंस थी वो ख़त्म हो गई। अब किसी और मेंबर के पास कोई बात है करने को तो प्लीज़ ऐड कर लीजिए। ये जो अमेंडमेंट्स अभी हमने प्रपोज की हैं, क्या आप इन तमाम अमेंडमेंट से मुत्तफिक हैं? ठीक है, तो लॉ डिपार्टमेंट से मैं ये कहूँगा कि जो सारी आज हमने अमेंडमेंट्स प्रपोज की हैं, ये आप ड्राफ्ट करके एक वर्जन हमारे साथ प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा कमेटी के साथ, उसके बाद फिर आगे ले जाएंगे इसको। कमेटी सर इसे अप्रूव कर देना, वर्जन तो शेयर कर देंगे। कमेटी तभी अप्रूव करेगी जब वर्जन देखेंगे। कैसे अभी बगैर देखे कैसे अप्रूव कर करनी पड़ेगी ना। जो जनाब ने अभी रिकमेंड किया ऑनरेबल कमेटी ने, वही हम कारपोरेट होंगे और वही होंगे सर। और इसमें कोई कॉन्सिक्वेंशियल चेंज, जैसे कोई एक चेंज इसमें हुई है तो सेक्शन का रेफरेंस वगैरह अगर देना, कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस बाज़ औक़ात ऐड करनी पड़ जाती हैं, वो हो जाएंगी। बाकी जो यहाँ पे डिस्कशन रिकॉर्डेड है वर्जन है इसका, तो उसके मुताबिक सर हो। ठीक है, और ये रिपोर्ट हम हाउस में ले करेंगे सर। ठीक है जी, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। कमेटी के बाकी अरकान की क्या राय है? जी सर, ठीक है जी, थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया तमाम शुरका का।